केवल 80 पोर्ट को स्कैन करना है। तो सर 80 पोर्ट को रिकॉर्ड वो करना है, तो सर ये कैसे होगा? एक्चुअली इसकी मुझे समझ नहीं आई थी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो पोर्ट नंबर 80 होती है किसकी होती है? वैसे किसी को पता है पोर्ट नंबर 80 किसकी होती है? सर वेबसाइट की। एग्जैक्टली। पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 जो होती है, ये होती पोर्ट नंबर जो 80 होती है वो होती है HTTP की। तो पोर्ट नंबर 443 होती है वो होती है HTTPS की। तो मेटास्पोर्टेबल के अंदर आपके पास वेबसाइट्स हैं, आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। बात करते हैं नेटवर्क स्कैनिंग की, तो हम टूल जिसकी मदद से हम नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं, हम Nmap का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आपको होल स्कैन नहीं करना अपनी मेटास्पोर्टेबल, आप लोगों ने पोर्ट को स्कैन करना है यूजिंग सिंबल -P को इस्तेमाल करते हुए। आपने पोर्ट नंबर 80 को ही आपने स्कैन करना, बाकी जितनी भी पोर्ट्स हम सबको इग्नोर करना है। अगर वो आपको आंसर मिलता है देन आपने अपनी मेटास्पोर्टेबल के आईपी के साथ सेमी कॉलन लगा के आपने 80 का साइन यूज करना है और फायरफॉक्स इम्प्लीमेंट करना है और देखना है कि उससे आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है, फायरफॉक्स क्या रिस्पांस आपको दे रहा है। तो दिस इज एक्चुअली असाइनमेंट। सही हो गया सर। और किसी का कोई क्वेश्चन काइंडली जिनके पास जो भी क्वेश्चंस है मुझसे पूछें, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये पूछना था कि सिर्फ पोर्ट मालूम करना है या वर्जन भी बताना है कि ये इस पोर्ट पे कौन सा वर्जन चल रहा है? एग्जैक्टली ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको जो असाइनमेंट मिली है उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही आपने बतानी है। अगर आप वर्जन एक्स्ट्रा डिटेल की तरफ जाएंगे तो वो कंसीडर तो नहीं होगी, बट अच्छी बात है अगर आप एक्स्ट्रा डिटेल निकालेंगे। लेट्स से पोर्ट का वर्जन निकालें, पोर्ट का वर्जन तो नहीं होता, बेसिकली उसके अंदर जो सर्विसें रन हो रही होती हैं उसके बारे में अगर आप बता रहे हैं -P लगा के, तो यस। बेहतर है, कोई मसला नहीं है। बट हाँ, जो मेन कंसर्न है आपको सिर्फ एक ही पोर्ट को चेक करना। अगर आपकी स्क्रीनशॉट के अंदर या वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आप लोगों की अदर पोस्ट भी शो हुई तो वो जो है कंसीडर नहीं होगी आपके असाइनमेंट के अंदर, कंसीडर नहीं होगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ जो अपना मेटास्प्लॉइट का जो वर्जन फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं वो विर्चुअल बॉक्स और VMware में, मतलब कि इनमें बहुत अच्छा काम क्यों नहीं वर्क करता? मतलब कि VMware में मेरे पास इतना लो एंड थोड़ा सा पीसी है लेकिन इतना प्रोफेशनल तरीके से वर्क नहीं करता, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब कि इजी वे आप बता दें कि मेटास्प्लॉइट हमारे विर्चुअल बॉक्स में भी अच्छी तरह से काम कर पाए। मोहम्मद उमर, ऐसा है कि मैंने जो लोग भी CH और पेन टेस्टिंग का कोर्स कर रहे हैं, जो CH और पेन टेस्ट का कोर्स कर रहे हैं, उनको मैंने हमेशा वर्चुअल बॉक्स ही क्या कहते हैं बताया कि वर्चुअल बॉक्स के अंदर आपके पास जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर मैंने वर्चुअल बॉक्स को ही कॉन्फ़िगर करना बताया है। सिवाय इसके कि जो एडवांस साइबर सिक्योरिटी V2 जो अभी लॉन्च हुआ है PFTP के ऊपर, सिवाय इसके अलावा बाकी जितने भी कोर्स हैं मैंने आपको वर्चुअल बॉक्स के ऊपर ट्रेनिंग दी है। तो वर्चुअल बॉक्स के अंदर किसी भी तरह कोई इशू तो नहीं आता। हाँ, इन केस अगर आप VMware यूज़ कर रहे हैं तो VMware यूज़ करने की भी कुछ शराइत होती हैं। VMware इसलिए यूज़ किया जाता है, वो होता है जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, आप जब प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं। बट जब वर्चुअल बॉक्स की बात आती है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तब वहाँ पर वर्चुअल बॉक्स यूज़ किया जाता है, क्योंकि वर्चुअल जो बॉक्स होता है वो बहुत लाइट वेट है। वो हार्डवेयर की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट उसे नहीं है, जबकि VMware की जब हम बात करते हैं उससे हार्डवेयर की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है और VMware यूजुअली जो है इंस्टॉल होता है सर्वर के अंदर। तो अगर आपके सिस्टम में 4 जीबी की रैम है, डू नॉट इंस्टॉल अ VMware, आप वर्चुअल बॉक्स की तरफ ही जाएँ। और मेरे लेक्चर्स के अंदर भी हमेशा वर्चुअल बॉक्स ही मैंने इंस्टॉल करा है। VMware सिर्फ़ और सिर्फ़ एडवांस लेक्चर्स के अंदर ही है। सर बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक और सवाल ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम अपने कंपनी पे जो मेन होस्ट की जैसे कि HTTP की सर्वर देना चाहते हैं, तो उसी तरह का एक टूल है मेरे ख्याल अपना Ngrok, उसके अलावा भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला अगर टूल होता है तो वो कौन सा है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो।
मैं आपकी बात समझा नहीं, आपने क्या कहा है? मैंने ये कहा कि अगर हम अपने जो मेन होस्ट सर्वर ऑनलाइन करते हैं, कोई ऑन अपना जैसा कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो एक मेन होस्ट जनरेट करते हैं, जिसे मतलब कि वो एक टूल होता है एनजी रोक्स। तो उसी बाद एनजी रोक्स काम नहीं करता, तो उससे बेहतर वाला जो टूल होता है वो मैंने आपको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दे जो सबसे बेस्ट रहेगा। मुझे सिर्फ आपके 2-3 अल्फाज समझ में आ रहे हैं। आप एनजी रॉक की बात कर रहे हैं, आप पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में आपकी जो वॉइस है वो बार-बार ड्रॉप हो रही है, इस वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप मैसेज कर दें या अगर आप अपनी वॉइस को क्लियर करके मुझे बताएँ तो मैं आपको उस चीज़ का रिस्पॉन्स कर देता हूँ। मुझे अब आपकी बात समझ में नहीं, जो समझ में आ रही है वो आप कह रहे हैं कि एनजी रॉक है और पोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट की बात कर रहे हैं। इतना मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल आपकी पूरी जो चीज़ें हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रही। तो काइंडली थोड़ा-सा अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर दें या वॉइस के अंदर अगर वॉइस ठीक आ रही है, क्योंकि अभी ठीक नहीं है अभी आपकी आई, या अगर आप मैसेज कर दें ड्रॉप ताकि मैं उसे पढ़ लूँ और मैं आपको उसका जो रिस्पॉन्स है प्रोवाइड करूँ। सर असल में ये कहना चाह रहे थे कि जब हम फिशिंग अटैक करते हैं तो उसमें एनजी रॉक का जो लिंक होता है ना वो काम नहीं करता है, तो हम इसको किस तरह से काम करवाएं? अच्छा, तो यूँ कहो ना कि आप लोगों ने फिशिंग करनी है, घुमा-फिरा के बात कर रहे हो, तो पता नहीं क्या क्या अजीब-सी बात। अच्छा, यानी आप लोगों ने 2 नंबरी वाले काम करने फिशिंग पे। देखो फिशिंग का जो काम होता है जस्ट लाइक अ सोशल इंजीनियरिंग में ट्रिक्स होती है। आप लोगों ने फिशिंग परफॉर्म नहीं किसी के लिए करनी, इसलिए मैंने उसको एनजी रॉक का जो इश्यू है वो रिज़ॉल्व करना नहीं बताया, ठीक है? हाँ, अगर आपको वो रिज़ॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपली जो है एनजी रॉक को एनजी रॉक की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर आप एनजी रॉक का अकाउंट बनाएँ। अकाउंट बनाने के बाद आपको 2 मेन चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर। एक आपको मिलेगा आपका टोकन मिलेगा आपको एक, ठीक है? आपका अपना एक यूनिक टोकन होता है, आपको वो मिलेगा। सेकंडली आपको मिलेगी कमांड्स, जो आपको टर्मिनल में डालनी होगी। तो फर्स्ट आपको एनजी रॉक को डाउनलोड करना है अपनी लिनक्स के अंदर डाउनलोड करने के बाद आपको जो टोकन मिलेगा उसे सॉरी एनजी रॉक को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक टोकन मिलता है, ठीक है? उस टोकन को सिंपली आपने वो जो कमांड पूरी लिखी होगी उसी टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल को ओपन करने के बाद आपने वही कमांड वहाँ पर डाल देनी और पेस्ट कर एंटर कर देना है। आपका एनजी रॉक कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो आप फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ़िशिंग के लिए करेंगे, पहली बात फ़िशिंग इज़ कंप्लीटली इल्लीगल, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती है कि आप लोगों को पता चले सोशल ये देखो फ़िशिंग की जब हम बात करते हैं ये अपना मैं हमेशा लेक्चर्स के अंदर मैंने कहा है कि ये पूरा मॉड्यूल नहीं है, ये पूरी हैकिंग नहीं है। हैकिंग बहुत अलग चीज़ है, एक्सप्लॉइटेशन है वो। यहाँ पर आती है यूज़र की अवेयरनेस कि कैसे सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आप किसी को मनचाही लेट्स से आपको कोई यूज़र टारगेट है, ठीक है? आप एक ऑथेंटिक पर्सन है, आपको टारगेट दिया गया है तो आप उसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो यूजिंग फिशिंग स्किल। आप अपनी फिशिंग स्किल के मदद से आप इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनके थ्रू आप अगले इंसान को मैनिपुलेट करके उसके सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है। ये नहीं है कि उसकी फेसबुक हैक कर ली, उसका इंस्टाग्राम हैक कर लिया, उसका अमेज़न अकाउंट हैक कर लिया। दिस इज़ नॉट अ एक्चुअल हैकिंग। अगर ये काम करोगे भी सही तो इट्स अ कंप्लीटली इल्लीगल। बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। सिंपली एनजी रॉक की वेबसाइट पे जाएँ आप, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, एनजी रॉक की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट साइन अप करें। अकाउंट साइन अप करने के बाद अगला जो स्टेप होगा आपको 2 लिंक मिलेंगी। पहली होगी इंस्टॉल की, कि कैसे उसे इंस्टॉल करना है, वो कमांड लगा के टर्मिनल ओपन करना है। जिस जगह पर आपने डाउनलोड किया सीडी डाउनलोड लगा के उसी फ़ोल्डर में जाके उसको इंस्टॉल करना है एनजी रॉक को। एनजी रॉक को इंस्टॉल करने के बाद उसके पास आपको एक नेक्स्ट कमांड मिली होगी जिसके थ्रू वहाँ पे लिखा होगा कि उसका जो टोकन है ना, उसकी कमांड होगी स्लैश और उसका अगर पूरा टोकन होगा तो वो जो स्लैश डॉट स्लैश आगे जो टोकन नंबर होगा वो सारा कॉपी करके पूरी कमांड लिखी हुई है कैसे करना है, कैसे नहीं करना। वो जाके उसी टर्मिनल पे जाके पेस्ट कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फिशर चलाएँगे एनजी रॉक की तरफ जब मूव ऑन करेंगे, तो जो लिंक आपको एनजी रॉक नेक्स्ट फिशर या ज़ी फिशर जो भी आपको दे रहा होगा, सेम वही लिंक आप जाके किसी को भी शेयर करेंगे तो वो काम करना शुरू कर देगी क्योंकि एनजी रॉक जो है उस वक़्त आपकी मशीन के अंदर कॉन्फ़िगर हो चुका हो। इसके अलावा आपके क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें। सर ये क्वेश्चन है कि हम जब एनजी रॉक में सर ये क्वेश्चन है कि जब हम एनजी रॉक में अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ हमें जीमेल अकाउंट डालना पड़ता है, तो हम फेक जीमेल अकाउंट कैसे बनाएंगे?
सर अगर मैं इसका जवाब देना चाहूँ तो आप ना टेम्प मेल यूज करके भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी रोग के अकाउंट को। तो मैंने एंटी रोग के जो फाइल यूज की थी, मैंने तो टेम्प मेल वहाँ पर इस्तेमाल किया था और पासवर्ड तो मेरा अकाउंट बन गया था। लेकिन मैंने जो एंटी रोग होती ना उसकी फाइल भी कॉपी की थी और उसकी फाइल और टोकन दोनों को मैंने इंस्टॉल किया था, बहुत इजीली हो जाता है। और सर मैंने मेरा आपसे ये भी सवाल है, अगर एथिकल हैकिंग में इस टाइम सबसे बेस्ट वाली लैंग्वेज कौन सी जा रही है, मतलब कि सी, पाइथन और उसके अलावा सबसे बेस्ट जो अच्छा, फ्यूचर आप में मेरी हमें। बात सुने। हाँ, मेरी बात सुने, मैं आपको सीधी स्ट्रेट बात करूंगा। आप लोगों ने फिशिंग करनी है, आप अपनी जिम्मेदारी के ऊपर करें। मैं वैसे भी इसके ऊपर इसके हक में नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि कैसे करनी। मैं लेक्चर्स के अंदर क्यों हाफ काम छोड़ देता हूँ अक्सर, क्योंकि उसमें मुझे पता है कि यूज़र जो नए नए बच्चे जैसे अभी आप हो, ये इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो इस वजह से मैं इसके हक में नहीं हूँ। ठीक है, आपने अपने स्किल तक रखना है, अच्छी बात है, रखें। बट अगर इसे आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म किसी पर्सन के साथ करना है, तो याद रखिएगा किसी का भी अकाउंट हैक करना या उसके साथ छेड़छाड़ी करना इज कम्प्लीटली इलीगल। आपके साथ किसी भी वक्त कोई भी बंदा कोई भी कानूनी चार्ज ले सकता है, और आप ये ना सोचिएगा कि आपको ट्रैक नहीं किया सकता। आपके आईपीज, आपके डीएनएस रिकॉर्ड्स, आपके आईएसपीआर, सॉरी आईएसपीआर कह रहा हूँ, आपके इंटरनेट प्रोवाइडर्स होते हैं, ये आपको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चतरबाजी नहीं करनी आप लोगों ने। बाकी ये है कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर करें, मैंने भी आपको बता दिया है। अब जो क्वेश्चन था वो क्या था, मैं भूल गया हूँ, अभी क्या कह रहे थे आप? जी सर, मैं ये सवाल कर रहा था कि हाँ, फिलहाल सॉरी। एथिकल हैकिंग में जो सबसे बेस्ट वाली लैंग्वेज यूज हो रही है वो कौन सी है, आगे फ्यूचर में भी उसका ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अच्छा ठीक है, अभी मैंने लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर टीएफटीपी के ऊपर मैंने लाइव सेशन भी दिया था फेसबुक के ऊपर। ठीक है, और वहाँ पे भी मैंने, मेरे ख्याल में क्वेश्चन मेरे पास आए थे कि लैंग्वेज कौन सी सीखनी है। देखें, अगर तो आप लोगों ने अपना करियर परस्यू करना है, ठीक है, तब तक ठीक है, बट फिलहाल के लिए इतना कोई आपके ऊपर फर्ज नहीं है कि आप लैंग्वेज से सीखो। अपने अगर स्किल को इन्हेंस करना है, अच्छी बात है, अपने स्किल को इन्हेंस करें, बट उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि फॉर राइट नाउ आप पाइथन की तरफ जाएं। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज जो है बेसिकली आपको तब ज़रूरत पड़ती है जब आपको अपने टूल बनाने पड़ते हैं, अपनी मर्ज़ी की एक्सप्लॉइटेशन करनी होती है, स्क्रिप्ट बनानी होती है, चाहे वो नेटवर्क स्कैनिंग के लिए हो, एक्सप्लॉइटेशन के लिए हो, ब्रूट फोर्स अटैक के लिए हो। ठीक है, वो वहाँ पर आपको अपनी स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ आप पाइथन का यूज़ करते हैं, पाइथन के बाद आप यूज़ करें बैश की तरफ जाएँ। ठीक है, बट फिलहाल मैं आप लोगों को ये कि मशवरा दूँगा वो ये होगा कि अभी आप लोग इतने कैपेबल नहीं हुए कि आप लोग अपनी स्क्रिप्ट पाइथन की तरफ आप मूव ऑन करें। अच्छी बात है, अगर जाना तो जाएँ, बट फॉर राइट नाउ आप लोग जिन्होंने ये कोर्स किया है, अगर सीएच किया है, सीपीटी किया है, ये बेसिक कोर्स है, इतना कोई हाई-टेक कोर्स नहीं आप लोगों के पास आया। मेरी पहली बात याद रखना, जो 1.5 लाख का कोर्स है आपको ऐसे नहीं मिल जाता। मैं 1.5 लाख का कोर्स किसी के हक में नहीं हूँ कि मैं 2500 में आपको दे दूँ। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं उत हम एक ना प्रॉपर देखो, मैं आपको सीधी बात करूँगा, जब हम मैट्रिक करते हैं ना, मैट्रिक से पहले क्या आता है? नर्सरी, वही नहीं कि आपके पास प्रॉपर एक लेवल होता है, ठीक है? उसके बाद आप मैट्रिक करते हो, मैट्रिक के बाद आगे जाते हो। ऐसा तो नहीं ना कि नर्सरी के बच्चे के हाथ में मैट्रिक की डिग्री, मैट्रिक की किताबें पकड़ा दी, वो पढ़ लेगा, ऐसा नहीं होता। तो अभी के लिए ये वो कोर्स है जिनका जो अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं आगे, जो अपने जस्ट शौक के लिए सीख रहे हैं, वो उनके लिए ठीक था सीएच, सीपीटी। जो अपना करियर परस्यू करना चाह रहे हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके लिए भी अच्छा है कि वो पहले सीख लें, नॉलेज कर लें कि यार एक्चुअल में इसमें होता क्या कुछ है, कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इसमें हम अपने करियर कैसे परस्यू कर सकते हैं। जब आप लोग ये जो शॉर्ट कोर्सेज़ है, बेसिक कोर्स है, ये जब आप कर लेते हो, देन आप अपना करियर परस्यू करें। अगर करियर परस्यू करना है, मैं जस्ट करियर परस्यू के लिए गाइड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने आगे फिर करियर परस्यू करना है, देन आप वो करें जो अभी एडवांस पीएफटीपी का कोर्स है, वहाँ उस तरफ जाएँ। वो करने के बाद देन आप फिजिकल ट्रेनिंग लें, किसी भी जगह से, अच्छे इंस्ट्रक्टर से लें, जो सर्टिफाइड हो, उससे आप सीएच की प्रिपरेशन करवाएँ, जिसमें 20 मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है? 20 मॉड्यूल्स से मुराद ये है कि अभी आप कितने पढ़ रहे हैं? 10, जो कि अगर इसी काउंसिल से अगर कंपेयर कीजिए तो उनके 6 बनते हैं, प्रॉपर्ली 6 बनते हैं। तो एडवांस के अंदर जो आपको मिल रहे हैं वो 16 मिल रहे हैं।
तो 16 और क्या कहते हैं, अगर वो उन 16 मॉड्यूल्स को कन्वर्ट किया जाए इसी काउंसिल के CH के साथ, तो आपके 10 मॉड्यूल्स, पहले 10 मॉड्यूल्स कवर हो जाते हैं। ये जो एडवांस लेवल 2 PFTP के अंदर पहले 10 मॉड्यूल्स कवर हो जाते हैं। अगले जो 10 मॉड्यूल जिसमें क्रिप्टोग्राफी आ रही है, ठीक है, आपके पास एन्क्रिप्शन टाइप्स आ रही हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग आ रही है, IoT डिवाइसेस आ रही हैं, इन चीज़ों को या स्निफिंग आ रही है, मैन इन द मिडल अटैक आ रहा है, ये चीज़ें हैं, ये आप सीखो फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर जाके। तब जब आप उसके बाद आप CH का एग्जाम दो, सर्टिफिकेशन लो इसी काउंसिल की, ठीक है, या कॉम्पिटिया की पेन टेस्ट की सर्टिफिकेशन लो, वो चीपर है, आई गेस 381 की है, $381 की है, और जो इसी काउंसिल की है वो $999 की है, डिस्काउंट भी आजकल चल रहा है, तो 700 कुछ डॉलर की पड़ जाती है। उसके बाद आप आगे फर्दर परस्यू करें, तो तब जाके आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अच्छी बात है अगर आप लोग अभी से पाइथन वगैरह सीख लेते हो, मैं ये मना नहीं कर रहा, बट अच्छी बात है अगर आप लोग अभी से पाइथन वगैरह सीख लोगे, तो ये होगा कि वक्त के साथ साथ आप लोगों को अपने ना जल्दी वक्त से पहले ही आप लोगों को अपने टूल्स बनाना शुरू हो जाएंगे। आपको बाद में जाके लेट्स से जब आप OSCP की तरफ जा रहे हो, उसकी प्रिपरेशन करने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली अपने टूल्स बना सकते हो। बट फिर भी उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए या CH के एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप लोगों के पास एक प्रॉपर रोड मैप हो। रोड मैप से मुराद यही है कि आपके पास प्रॉपर वो नॉलेज तो हो कि आप CH की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हो। ये प्रिपरेशन से मुराद ये होता है कि आपके पास वो एक्सपीरियंस हो कि मैं जो जिन मॉड्यूल्स के बारे में जा रहा हूँ, क्या वो मॉड्यूल्स मुझे आते हैं कि नहीं आते। जब आते होंगे तभी आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, उसको पास कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना? पाइथन अच्छी बात है, अगर आपने स्टार्ट करना है पाइथन से तो पाइथन अच्छी है। पाइथन के बाद आप बैश की तरफ जाएँ। पहले पाइथन सीखें, पाइथन के बाद आप बैश सीखें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो? सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास CH एथिकल हैकिंग के बारे कुछ इतनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, लेकिन मेरे पास किसी किस्म की कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, फिर भी मैं किसी दूसरे बंदे को इम्प्रूव कराना चाहता हूँ, भाई ये मैं कर सकता हूँ, तो वो कैसे हो सकता है? मतलब CE और साइबर सिक्योरिटी में मुझे सब कुछ आता है। मिसाल दे रहा हूँ कि मुझे पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह आती है, वेलबिलिटी ढूंढना आता है, और उसके बाद कुछ एडवांस लेवल के काम आते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ एडवांस की सर्टिफिकेशन नहीं है, तो मैं कैसे? अच्छा, ऐसा है कि जिन-जिन के कोर्स खत्म होने वाले हैं उनके लास्ट में एक मॉड्यूल है, सॉरी स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन के अंदर ही आपके पास एक मॉड्यूल है जिसमें है इंट्रोडक्शन के मॉड्यूल के अंदर आखिरी जो सब मॉड्यूल है जिसके अंदर लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन होगा। मैं बता भी रहा हूँ कि सर्टिफाइड वर्सेस अनसर्टिफाइड बंदे में क्या फ़र्क है। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं सुना तो वो सुने, क्योंकि उस लेक्चर को सुनने के बाद आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। ठीक है? कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तब क्या आपकी वैल्यू, और अगर नहीं है सर्टिफिकेशन तब क्या होगा। ये आई गेस मैंने इंट्रोडक्शन के ही मॉड्यूल के अंदर जो आखिरी सब मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन के पार्ट का 5वां जो है, मैंने वहाँ पर ये चीज़ क्लियर की हुई है। अभी मेरे ख्याल में आपको क्लियर नहीं है, आपने वो लेक्चर स्किप कर दिया है, आप जाके वो सुने, आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि मैं CEH की तैयारी करवाता हूँ, जो इंटरनेशनल है, तो मुझे करनी है सर, आप मुझे करवा सकते हैं तैयारी इसकी? मैं बिल्कुल करवाता हूँ, लेकिन मैं करवाता हूँ फिजिकल ट्रेनिंग्स करवा रहा होता हूँ। सम इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं वहाँ जुड़ा हूँ। अगर आप लाहौर में होते हैं आप आएँ, प्रिपरेशन अगर आपने करनी है, मैं जिन इंस्टीट्यूट के अंदर होता हूँ आप वहाँ पर आएँ, एडमिशन लें, करें तैयारी, मुझे तो कोई मसला नहीं। बट मैं लाहौर के सर बाहर ट्रेनिंग देता हूँ। मैं तो कराची में होता हूँ सर। कराची में तो नहीं ना मैं आ सकता। हाँ, वेट करें जब तक मैं जिन-जिन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ा हूँ तब तक, जब तक मैं उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ना अपनी प्रोवाइड करता तब तक वेट करें। बट होपफुली आप अगर मुझे फ़ॉलो करते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों के अंदर कि CH की एक्चुअल जो प्रिपरेशन है वो ऑनलाइन आने वाली है। तो आप वो ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू भी उसे जो है 20 मॉड्यूल्स को प्रॉपर जो है आप उनकी प्रिपरेशन आप कर सकेंगे। बट अभी फ़िलहाल मैं ऑनलाइन नहीं देता, किसी भी जगह, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में फ़िज़िकल भी दे रहा हूँ। बट आने वाले फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह रमज़ान के मिड में या रमज़ान के लास्ट में, ईद के बाद आपको जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है CH की मेरी, वो मिल जाएगी। लाहौर में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में मैं करवा रहा होता हूँ। मैं अब नाम नहीं ले सकता इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर,
बट अगर हाँ, अगर आप मेरी लिंक्डइन पे जाएंगे तो आपको उन इंस्टीट्यूट्स के नाम पता चल जाएंगे। 2 ही इंस्टीट्यूट्स हैं मैं यहाँ पे जिनको सैटरडे संडे ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ। इसके अलावा मैं और किसी जगह पे नहीं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सो IPFTP पे। आपको किसी का कोई क्वेश्चन है आप काइंडली मुझसे पूछें, ताकि मुझे पता चले कि आपके क्वेश्चंस हैं। ऐसे मुझे पता चलेगा कि मैंने इतना अच्छा तुम लोगों को ट्रेन किया, तुम लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ रहे हो? तो आप लोग क्वेश्चन पूछें ताकि मुझे पता हो कि हाँ आप लोगों के कुछ सवाल जवाब हैं, मैं उन्हें क्लियर करूँ। ये क्वेश्चन है कि काली लिनक्स और रेड हैट हैकर में क्या फर्क है? जो एक होता है रेड हैट हैकर के, इनकी भी होती है ना टर्मिनल्स, दोनों में फर्क क्या है? क्या मैं आपकी बात समझा नहीं? रेड हैट हैकर और काली लिनक्स। काली लिनक्स इज डिजाइन फॉर ओनली फॉर पेन टेस्टिंग एक्सप्लॉइटेशन के लिए डिजाइन हुई है। अब आप किसकी बात कर रहे हो? मैं समझा ही नहीं हूँ आपकी। सर मैं ये कह रहा था कि एक काली लिनक्स होती है और एक होती है रेड हैट हैकर। दोनों अलग अलग चीज़ होती है। काले लिनक्स में एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, जबकि रेड हैट हैकर में एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती है। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है कि ये जो रेड हैट हैकर जो है टर्मिनल्स है, वो इसे कौन इस्तेमाल करता है? बेटा वो रेड हैट हैकर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो है रेड हैट हैकर, रेड हैट लिनक्स है, ठीक है, जिसकी आप बात कर रहे हैं। और ये इन दोनों में कोई फर्क यस नहीं सर। करता। वो भी लिनक्स का डिस्ट्रो है, बट वो मोस्टली यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर्स के अंदर या सर्वर के अंदर यूज की जाती है, जो रेड हैट लिनक्स होती है, ठीक है। जबकि जो काली लिनक्स होती है ये VMware की इंस्टॉल की जा रही होती है, और ये जस्ट फॉर पेन टेस्टिंग के लिए होती है, ठीक है। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी बिल्कुल पूछें। सर क्वेश्चन ये था कि साइबर सिक्योरिटी जो है जो एडवांस लेवल का कोर्स है, सर उसके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? अच्छा, ऐसा है कि उसमें सिस्टम ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी। हाँ, बट आपके सिस्टम के अंदर कम से कम एक SSD का होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने लेट्स से आपका 422 है, i3 है, अगर i3 है और आपके सिस्टम के अंदर 4 GB की रैम है और आपके सिस्टम के अंदर SSD नहीं लगी हुई, HDD लगी हुई है, तो काइंडली आप लोग जो है जिन्होंने भी VMware इंस्टॉल करना है, क्योंकि उस लैब के अंदर VMware इंस्टॉल हो रहा है, बाकी सेम ही आपकी लिनक्स चलेगी और सेम ही आपका मेटास पोर्टेबल चलेगा। बट फ़र्क कहाँ पर आ जाएगा? आप VMware यूज़ करोगे। जैसे मैंने फर्स्टली कहा था कि VMware जब यूज़ करते हैं तो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट वो मांगता है। तो लेट्स से आपके पास अच्छा खासा कोई नेटवर्क और सिस्टम नहीं है, कोई हैवी सिस्टम नहीं है, तो 128 जीबी की एसएसडी आती है, आई गेस 2800 से 3000 तक आती है एक एसएसडी। आप वो परचेज कर लें, उसमें आप VMware पे इंस्टॉल करें और बाकी के जो टूल्स हैं उसको इंस्टॉल करें, आपको मसला नहीं होगा। कोई ज़्यादा इतनी कोई हाई टेक की ज़रूरत नहीं है अभी। हाँ, तब ज़रूरत पड़ेगी जब सर आप लोग जी बोलें। सर 3 GB की रैम है मेरी और शायद 190 गीगाहर्ट्ज़ का CPU है। अच्छा, ऐसा है कि फिर पॉसिबल, मैं आपको क्या कहूँ, अब ऐसा होगा कि सिस्टम में चल तो जाएगा, बट एट द एंड जब आप लिनक्स भी चला रही होंगी और मेटास पोर्टेबल को भी एट सेम टाइम रन कर रही होंगी, तो सिस्टम क्रैश भी हो सकता है, क्योंकि VMware जो है वो खुद भी बहुत ज़्यादा अपना हार्डवेयर को यूज़ कर रहा होता है, सॉरी, और साथ ही ओके सॉरी, और साथ ही ये जो आपका है ना लिनक्स है, ये भी उसको हीट अप कर रहा है। आपकी CPU की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। तो इसको रिज़ॉल्व करने के लिए आप सिंपली जो है अपना अगर SSD रैम नहीं अपग्रेड कर सकती, कम से कम एक एक्सटर्नल एक ना एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क ले लें, 128 जीबी की SSD ले लें। मैंने जैसे बताया वो 2900 से 2800 से 3000 के दरमियान आपको आती है। आप सिंपली वो जैसे हम USB इस्तेमाल करते हैं ना एक्सटर्नल, वो भी एक्सटर्नल के लिए इस्तेमाल करें अपने डेली जो लाइफ के अंदर, आपको जो डाटा वगैरह उसके अंदर लगाएँ, चलाएँ। बट आप VMware उसके अंदर इंस्टॉल करें। उसमें ये होगा कि VMware का जो भी बूट लोड होगा वो आपके SSD से होगा, और SSD जब जिसके कंप्यूटर के अंदर या अगर उसके अंदर से अगर आप उसे लोड करेंगे तो टाइम रिक्वायर्ड नहीं करेगा, किसी तरह का कोई लैग परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर रैम कम है तो आप इस तरफ जाएं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। तो सर SSD लगाने से मतलब सब ठीक हो जाएगा? मतलब मैं साइबर वाला VMware कर सकती हूँ सर इंस्टॉल? जी जी, मैंने जैसे कहा कि जब आप SSD लगा लेंगी
आपके सिस्टम के आप फिर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं करेंगे VMware को, आप सीधा उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे अपनी SSD के अंदर। आप लोगों ने कभी नोटिस किया जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर एक जगह पूछता है कि आपने C के अंदर अब मुझे इंस्टॉल करना है या D के अंदर करना है, यानी कि वो लोकेशन पूछता है। बस उसी जगह जाके आपने लोकेशन से बतानी है कि आपने इस जगह जाके इंस्टॉल होना है, यानी कि वो जो भी आपकी SSD होगी जिस जगह पे चल रही होगी, वो चाहे D हो E हो, बस उसे लोकेशन देनी है, वो उस जगह पर जाके इंस्टॉल होगा और एट द एंड वहीं से लोड होना शुरू हो जाएगा। और फिर आपको जो है ये ना प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलेगी कि वो लैग करे या क्रैश करे, चाहे आपकी 2 GB की रैम ही क्यों नहीं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग और बग बाउंटी में क्या कोई डिफरेंस है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग में तो वल्नरेबिलिटी मालूम होते वेब की, वेब एप्लीकेशन की, तो बग बाउंटी में भी तो हम यही करते हैं। क्या इस दोनों में कोई डिफरेंस? आप मुझे एक बार बात बताएं सही साहब, आप किस वीक लेक्चर में हैं? वीक 1, वीक 2, वीक 3 कौन से लेक्चर के अंदर? मैं वीक 8 लेक्चर में हूँ। आप वीक 8 के लेक्चर में हैं, आपको ये नहीं पता कि इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मैंने ये चीज़ क्लियर की हुई है। जब आपको मैं बता रहा हूँ ग्रे हैट हैकर क्या होता है, एथिकल हैकर क्या होता है और व्हाइट हैट हैकर क्या होता है। यानी कि ग्रे हैट हैकर हम किसे कहते हैं? जो बग बाउंटी कर रहा होता है, फ्रीलांसिंग कर रहा होता है। आप अपने उसी स्किल को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको ये सेम स्किल्स हैं, यानी कि आपके पास और दूसरे के पास जो स्किल है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप अपने स्किल को किसी तरह भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब मैं आपको ईज़ी कर देता हूँ, आपको वेब डिज़ाइनिंग करनी आती है, आप किसी कंपनी की वेबसाइट, किसी कंपनी के डिपार्टमेंट, उनके IT डिपार्टमेंट के अंदर एज़ ए वेब डेवलपर क्या कहते हैं काम कर रहे हो और आप ऑनलाइन भी काम कर रहे हो, फ्रीलांसर भी कर रहे हो, तो सेम आप किसको इस्तेमाल करें? अपने उसी स्किल को इस्तेमाल करते हुए दोनों प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो, अपनी कंपनी के अंदर भी काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो। तो जब हम बात करते हैं ना बग बाउंटी की बात करते हैं, तो बग बाउंटी के लिए कौन सी स्किल चाहिए? जो आपको पेन टेस्टिंग के अंदर आ रहे हैं, और वो पेन टेस्टिंग में कौन सी स्किल है जो आपको एथिकल हैकिंग में आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अब देख लें, ख़ैर आपने क्वेश्चन पूछा है, अब आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसा है। सेम स्किल है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बग बाउंटी के अपने प्लेटफ़ॉर्म्स है, बग क्राउड है, क्या कहते हैं हैकर वन है, ये सारे डिफरेंट उनके प्लेटफ़ॉर्म्स है। अभी तो रिसेंटली गूगल ने भी अपना बग बाउंटी का एक प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है? तो ये आपके ऊपर है, बट स्किल सेम चाहिए आपको। जो स्किल आपको चाहिए, उसी स्किल की बेस पर आप पेन टेस्टिंग का काम भी कर सकते हैं, उसी स्किल की बेस पर आप बग बाउंटी का भी काम कर सकते हैं। थैंक्स सर, बहुत शुक्रिया आपका। किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे काइंडली बताएँ। बाकी किसी का क्वेश्चन नहीं है, इतने सारे आप लोग माशाल्लाह बैठे हुए हैं। किसी का भी क्वेश्चन नहीं है? सर आपने कहा कि फिशिंग जो है वो इलीगल है, तो इज इट पॉसिबल कि हम लोग अपने अकाउंट की फिशिंग करें ताकि हमें बताओ कि इसका आइडिया हो जाए कि है क्या? बिल्कुल, देखें फ़िशिंग तो इल्लीगल ही है। जब आप अपने अपने से हट के, वर्चुअल एनवायरनमेंट से हट के आप किसी पर्सन को जब टारगेट करेंगे, वो इल्लीगल हो जाएगी। तो आप अपनी फ़िशिंग की जो स्किल्स अगर आपको देखनी है, वैसे स्किल क्या है? ये जस्ट कि आप लोगों को पता चले कि फ़िशिंग परफ़ॉर्म कैसे की जा रही होती है, कि किस तरह के टूल्स होते हैं जो आपके अकाउंट्स को कंप्रोमाइज़ करने के लिए बने होते हैं। हाँ, आपको अगर करना है, आप अपने ही ब्राउज़र के अंदर जाके उस लिंक को ओपन करें, पासवर्ड वगैरह दे के देख लें, जैसे मैंने किया हुआ है लेक्चर के अंदर, तो आपको वो चीज़ें मिल जाएँगी, वहीं पे पासवर्ड वगैरह बैकएंड पे शो हो जाएँगे। तो टेम्पलेट होता है। जी, किसी को भी क्वेश्चन है तो काइंडली बताएँ। एक बात बताएँ, आ रही होती है, आप लोगों को समझ में आती है लेक्चर्स वगैरह की? आप लोग पहले ये बताएँ। ठीक है, तो फिर कोई क्वेश्चन है पूछ लें, क्योंकि बार-बार ये सेशन तो नहीं ना होंगे आपके साथ। तो अगर मैंने भी टाइम निकाला है और PFP ने भी आपके लिए टाइम निकाला है, तो कोई क्यूरी वगैरह है, अगर किसी ने करियर परस्यू करना है, तो आई एम अवेलेबल, आप पूछ लें। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, ये बार-बार मौका नहीं आता कि आप लोगों के साथ बार-बार सेशन किया जा सके, ठीक है?
कोई क्वेश्चन सर वगैरह है तो आप पूछ लें, क्योंकि सर सिर्फ तीन यहाँ चार लोगों को मैं देख रहा हूँ, जो 3-4 लोग ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं पूछ रहा। मैं अब क्या समझूं कि बाकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। मैं इस वहम में ना कहीं मारा जाऊं कि मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन पहले से दूर हो रहे हैं। तो कोई क्वेश्चन वगैरह हैं आप लोग पूछें। जी जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये भी है, अगर हम यहाँ पर कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं तो कोर्स मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर हमारे एक कंपटीशन वगैरह होगा, एक आपस में जो हमें चैलेंज दिया जाएगा, प्रोजेक्ट दिया जाएगा, इसे मुकम्मल किया जाएगा। जी बिल्कुल, एट द एंड आपको जो है एक प्रोजेक्ट मिलता है, हमेशा मिलता है। आपको एक वेबसाइट है, आपको अपनी स्किल की बेस पे वो जो वेबसाइट होती है, जो आपने पूरे लेक्चर में सीखा होता है, उसी स्किल को इस्तेमाल करते हो वेबसाइट के अंदर आपको बग ढूंढने होते हैं और एट द एंड आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो ये आपको चैलेंज तो नहीं, खैर आपको कोई असाइनमेंट मिलेगी जो आपको पूरी करनी है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैं अभी यहाँ से कोर्स करने के बाद अगर 2 साल का डिप्लोमा कर लेता हूँ साइबर सिक्योरिटी में, एक यूनिवर्सिटी है वो 2 साल की डिप्लोमा करवा रही है साइबर सिक्योरिटी में, अगर मैं वहाँ से साइबर सिक्योरिटी का डिप्लोमा कर लेता हूँ तो क्या बेनिफिट रहेगी मेरे लिए, मुझे कहीं जॉब मिल सकती है या? अच्छा मेरी बात सुने, मुझे ना हंसी आई आपके क्वेश्चन सुन के। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने लास्ट टाइम अपने ये जो फेसबुक के ऊपर जब लाइव सेशन हुआ था, मैंने वहाँ भी कहा था कि कभी भी डिप्लोमा या ये चीजें अपना माइक को म्यूट कर लिया करें बोलने के बाद। अच्छा, तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि टाइम इज अ मनी। अब आप लोग कह रहे हैं कि 2 साल का डिप्लोमा, मैं 2 साल का डिप्लोमा समझ रहे हो 2 साल में कितना टाइम होता है? 2 साल में क्या क्या सीख क्या रहे हो 2 साल में? पहले जाके आउटलाइन चेक करना, आउटलाइन चेक करने के बाद पढ़ देखना कि पढ़ क्या रहे हो 2 साल के अंदर। मैं आप बता दूं 2 साल में क्या होता है, 2 साल में क्या कुछ अचीव कर सकता है बंदा। जो एक्चुअल सीएच की प्रिपरेशन है ना, जो सीएच की प्रिपरेशन, अगर सिर्फ सैटरडे संडे की क्लासें लोगे ना जाके 2 घंटे की क्लासें, तो 2.5 से 3 माह में कोर्स कवर होता है सीएच को, जो डेडिकेटेड बना हुआ है किसके लिए, एथिकल हैकिंग यानी कि पेन टेस्टिंग के लिए जो कोर्स बना हुआ, वो 3 माह का, मैक्सिमम 3 माह का कोर्स है। और उसमें भी अगर सैटरडे संडे जाके क्लासेस लेते हो, अगर आप डेली बेसिस पे क्लासेस ले रहे हो तो कितने मंथ का कोर्स बन जाएगा, सेम 1.5 माह का कोर्स बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप सीएच की प्रिपरेशन, सीएच का एग्जाम क्लियर कर देते हो, आपके पास इतनी सारी चॉइस है। आप 3 माह में अज्यूम करो कि 3 माह के अंदर आपने कोर्स भी कंप्लीट कर लिया और एग्जाम भी दे दिया, बाकी के 17 महीने कहाँ जाएंगे भैया आपके? 17 कह रहा हूँ, आपके पास 2 साल है ना, तो 24 महीने हो जाएंगे। तो बाकी के मंथ कहाँ जाएंगे, बाकी के कहाँ वेस्ट कर रहे हो? वो मैं बताता हूँ कहाँ वेस्ट करोगे। वो सबसे पहले आप जाओ, पहले आउटलाइन देखो। आउटलाइन में पढ़ोगे क्या? मैंने हमेशा कहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान में आप लोगों को नेटवर्किंग सिखा दी जाएगी, आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखा दी जाएगी, आप लोगों को सिस्को के बारे में बता दिया जाएगा। 7-8 माह, 6-7 माह आपको वहाँ रोल दिया जाएगा, जो बाकी का टाइम बच जाएगा उस बता देंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, फिर पेन टेस्टिंग के बारे में बता दिया जाएगा। बट एक्चुअल रोड मैप नहीं होगा उसके अंदर, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी आप लोगों ने करना है, आप लोग जाओ। देखो, आप लोगों का अपना कैरियर है, मैं बैठा हूँ, मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने करना है, आपने अगर करना है 2 साल का डिप्लोमा, गो हेड करो, मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है। बट ये याद रखना कि जो पढ़ रहे हो वो आपके लिए ऑथेंटिक है कि नहीं। आपने कहा 2 साल का पढ़ने के बाद मैं क्या करूँ, मुझे क्या पता 2 साल में आप क्या पढ़ रहे हो? मुझे पता होगा तो मैं आपको बताऊंगा ना। तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि 2 साल में, यार 2 साल में अच्छा कुछ बंदा अचीव कर लेता है। 2 साल 3 माह में तो आपका सीएच क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसकी सर्टिफिकेशन आपके हाथ में होती है। पता नहीं 2 साल में आपने क्या पढ़ने जाना है। तो ये ना आपके कैरियर की बात है। आप लोग अगर खुद से जब तक R&D नहीं ना करोगे, जब तक रिसर्च नहीं करोगे, जब तक अपना सेल फोन का या अपने लैपटॉप का सही इस्तेमाल नहीं करोगे, उस पर चेक गूगल बेशक हर चीज के लिए बना, तो गूगल के ऊपर लिखोगे ना, क्लियरली लिखोगे सीएच के बारे में, यहाँ से सिंपली गूगल पे जाओ, वहां पर लिखो CHV11 ब्राउशर। आप जब ब्राउशर की तरफ जाओगे ना, आपको आउटलाइन मिलना शुरू हो जाएंगी, 20 की 20 आउटलाइन मिलेंगी, ठीक है। उन 20 मॉड्यूल के अंदर वो क्या पढ़ा रहे हैं वो भी सब कुछ पता चल जाएगा। फिर कंपेयर करो जो 2 साल का डिप्लोमा है, क्या वो सब कुछ पढ़ पाओगे 2 साल के अंदर? अगर तो पढ़ लोगे तो फिर भी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि 2 साल का टाइम है, वो 3 माह में कवर हो रहा है। तो ये सोच समझ के करना है।
बाकी मेरी बात को बुरा नहीं मानना, क्योंकि मुझे नहीं पता 2 साल में वो क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? मैंने आपको यही बात की कि 2 साल टाइम वेस्ट के लिए है, बाकी आपका है, आप करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते तब भी आपके ऊपर है। पर 3 माह में ही बंदे का जो फ्यूचर है वो सेट हो जाता है, मतलब 3 माह के अंदर आप सीएच क्लियर कर लेते हो। ये सर लेकिन सर वो ये पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी है, वो करवा रही है। उन्होंने कोर्स कंटेंट भी मुझे दिया है, अगर मैं आपको शेयर कर दूं तो आप देख लें, बेहतर हो। क्या कहा है आपने? मैं समझा नहीं आपकी बात, सॉरी। मैं कह रहा था कि वो जो कोर्स करवा रहे हैं ना 2 साल का डिप्लोमा, वो इंडिया की यूनिवर्सिटी करवा रही है ऑनलाइन। तो उन्होंने मुझे कोर्स आउटलाइन भी सेंड किया है, अगर मैं आपको सेंड कर देता हूँ तो आप देख लें। करवा इंडिया की यूनिवर्सिटी रही है और कर आप पाकिस्तान से रहे हो, मुझे एक बात बताओ, आपकी तो डिग्री चलेगी नहीं पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान में चलेगी ना बाहर चलेगी, क्योंकि आपकी कंट्री का डिफरेंस है। यस सर। पता तो तब चले ना कि 2 साल कर भी रहे हो डिग्री, फिर आपको उसी कंट्री की मिले जिस कंट्री में आप पढ़ रहे हैं, कि पाकिस्तान की डिग्री मिले, तब आप बाहर भी चला सकते हो, पाकिस्तान में भी चला सकते हो। स्किल का क्या है? स्किल का प्रूफ क्या होता है? जब तक आपके पास उसका सर्टिफिकेशन ना हो, यानी कि ट्रैफिक वाला, जब ट्रैफिक वार्डन वाला पकड़ता है, वो क्यों रोकता है? उसे भी पता है ना कि गाड़ी चला के आ रहे हो, गाड़ी चलानी आती तो चला के आ रहे हो, लेकिन ठोकी शोकी तो नहीं है ना, सही समझ चला के आ रहे हो। वो फिर भी आपसे पूछता है कि ड्राइविंग लाइसेंस है, वो पागल तो नहीं है ना? वो इसलिए पूछ रहा होता है कि आपने जो कवानीन पाकिस्तान में बने हुए हैं, क्या इसको फॉलो करते हुए आपने ये ड्राइविंग सीखी है? और उसका प्रूफ ये होता है कि आपने प्रॉपर्ली गवर्नमेंट के दायरे में वो टेस्ट दिया है, टेस्ट देने के बाद आपको एक लाइसेंस मिला है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि पैसों से भी मिल जाता है, बिना टेस्ट के मिल जाता है, उस तरफ हम बहस नहीं करेंगे। बट ये है ना कि प्रॉपर एक चेन बनी होती है, एक एसओपीस बनी होती है, उसको फॉलो करने के बाद ही आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है। तो ये सेम चीजें हैं कि अगर आप 2 साल कर भी रहे हो तो 2 साल के बाद भी आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे, तो 2 साल का कोई बाकी मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको सीधी साफ क्लियर कट बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? माइंड नहीं करना। सेम बात मैंने आपको की कि 3 माह में सीएच कर सकते, 2 साल में क्या है? बाकी वो आपको जहाज हवाई जहाज चलाना तो नहीं ना सिखा देंगे, या 2 साल बाद कोई किसी चेयरमैन की सीट पे नहीं बिठा देंगे, सीएसएसपी की तैयारी नहीं करवा देंगे। तैयारी करने के बाद भी मैंने हमेशा कहा है कि सीएसएसपी या सीजन की बात करते हैं, तो आपका तो वो अभी, यानी कि आप यूँ समझें कि आपके हाथ में आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो, आपके हाथ में पीएचडी की किताबें पढ़ा दी हैं, ठीक है? आप पढ़ तो लोगे, बट बीच का बैचलर और मास्टर किधर गया? तो ये चीज़ें समझा करो, ये थोड़ा-सा ना दिमाग इस चीज़ की तरफ लगा लिया करें, ठीक है? मैं अच्छा, मेरी बात का बुरा किसी ने नहीं मनाना, मैं ना मेरी नेचर ही ऐसी है कि मैं सीधी साफ बात कर देता हूँ। अगले पर्सन को समझ में आए या ना आए, मतलब गुस्सा करे या ना करे, ये मेरा क्या कहते हैं, मुझे ये होता है कि आप लोगों को सीधी साफ बात की जाए। मेरा है कि मैं अगर अपनी 24 साल के अंदर अपना करियर बना के बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो सीधी आप लोगों को भी वही सेम इन्फॉर्मेशन पास की जाए जो एक्चुअल ऑथेंटिक है। ना कि ये मैं अभी चाहूँ तो मैं आपको ऐसा मोटिवेट करने बैठूँ कि बेटा ये तुम इतने पैसे कमाने लगे हो, ये देखो मेरी बैंक स्टेटमेंट, ये मतलब ख्वाब ही दिखाने हैं ना, उस ख्वाब का क्या फ़ायदा जब आप लोगों को रोड मैप ही ना मैं फ़ॉलो कराऊँ, उस चीज़ की तरफ आप जाओ ही ना, तो ज़रा तरीक़ेकार से, ठीक है ना? बाकी ये आपके ऊपर है, जिसने भी क्वेश्चन पूछा, मैं नाम भूल गया हूँ आपका। आपका जो जो भी अगर आपने 2 साल करना है, आप करें। मेरा मकसद है आपको एक्चुअल गाइड करना, आपके थोड़ी-सी रहनुमाई करना, वो मैंने कर दी है। अगर आप फिर भी करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, आपका अपना करियर है, आपने अपने लिए अपना फ्यूचर को सिक्योर करना है, मेरे लिए नहीं करना, ठीक है ना? ठीक है सर। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपसे डिसीजन लिया। थैंक्स सर सर जी, बोलें। जी, बोलें। सर असाइनमेंट में जो टास्क नंबर 3 है वो काइंडली आप दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? अच्छा, क्या है मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बनाया है, तो आप मुझे अगर रिपीट करें ताकि बाकियों को भी समझ में आए, सर खुद पता चले। पोर्ट नंबर 8 ही हम लोगों को विजिबल करना है उसमें। अच्छा हाँ, उसमें ये है कि आप जब नेटवर्क स्कैनिंग के मॉड्यूल के अंदर जब आप जाएँगे, जब आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या कर रहे थे हम एनमैप का इस्तेमाल करते हुए हम पोर्ट्स को आइडेंटिफ़ाई करते थे, पूरे नेटवर्क को स्कैन करते, यानी कि टारगेट आईपी को हम स्कैन करते थे। तो वहाँ पर हमें डिफरेंट
पोर्ट्स नंबर देखने को मिलती थी, FTTP की पोर्ट देखने को मिलती थी, SSH की पोर्ट देखने को मिलती थी, 443 की पोर्ट है, 80 की पोर्ट है, वहाँ पे डिफरेंट हमें पोर्ट्स जो हैं देखने को मिलती हैं। तो वो नहीं हमने करना, हमने बेसिकली करना क्या है, अब हमने Nmap को इस्तेमाल करते हुए एक डेडिकेटेड पोर्ट को आइडेंटिफाई करना जो कि पोर्ट नंबर 80 है, यानी कि पोर्ट नंबर 80 ही आपने शो करवानी है, बाकी जो जितनी भी पोर्ट्स आपको आ रही हैं वो आपने शो नहीं करवानी, उसे इग्नोर करना है, तभी आपकी वो जो असाइनमेंट है वो प्रूव होगी। बेसिकली उसमें क्या है कि आप अभी अगर जब हम Nmap का इस्तेमाल करने के बाद टारगेट आईपी देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें एक बंडल ऑफ पोर्ट्स देखने को मिलती हैं, तो वो पोर्ट्स के अंदर हमें 80 भी देखने को मिलता ही है। बट अभी हमने क्या करना है, हमने Nmap की कमांड डाल के हमने डेडिकेटेड पोर्ट देखनी है, यानी कि अपनी मर्जी से पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई करना है, यानी कि टर्मिनल में आपने Nmap को बताना है कि हमें सिर्फ पोर्ट नंबर 80 आइडेंटिफाई करना है, बाकी जितने भी पोर्ट्स हैं सबको इग्नोर कर दो। तो Nmap आपको टर्मिनल पे रिस्पॉन्स ये बताएगा कि पोर्ट नंबर 80 ऑन है या ऑफ है, बस बाकी जितनी भी पोर्ट्स हैं वो आपको शो नहीं होंगी। तो दिस इज एक्चुअल असाइनमेंट। उसमें आप वैसे हिंट दे देता हूँ, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको डैश पी और उसके बाद पोर्ट नंबर दे के जब आप टर्मिनल के ऊपर जाएंगे पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई हो जाएगी कि वाकई वो क्लोज है कि ऑन है, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर हमें इस फील्ड के बारे में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन जितना हो सके ज़्यादा गेन करना चाहें तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जहाँ से हम अपना इंफॉर्मेशन ज़्यादा गेन कर सकेंगे, जैसा कि लाइक गूगल पे काफ़ी इतनी सर्च करनी पड़ती है कि बंदे को समझ में नहीं आती। सबसे पहले ये है कि आप अपनी कन्फ्यूजन दूर करें, ठीक है। कन्फ्यूजन से मुराद ये है कि आप लोग पहले एक कोर्स कंप्लीट करें फिर आगे की बात करें। आपको गूगल में जब देखो वेबसाइट्स बनी है, गूगल बना है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सर्च इंजन है ना, वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना है। तो आपको जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो आपको पता चल जाएगा कि मुझे सर्च क्या करना है गूगल पर। जब आपको पता होगा ना कि मुझे सर्च क्या करना है गूगल के ऊपर, तब आपको वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपको यही नहीं पता कि मुझे सर्च क्या करना है गूगल के ऊपर, तो फिर आप यही कंफ्यूज ही रहते रहोगे कि मैं सर्च क्या करूँ और आंसर मुझे क्या देखने को मिले। अभी मुझे पता है कि मुझे अगर गूगल के ऊपर कोई चीज़ सर्च करनी है तो मैं वही चीज़ टाइप करूँगा। मैं ये नहीं करूँगा कि मेरे पास सर्च करूँ मुझे एलिफेंट टावर देखने को मिल गया है, ऐसा तो नहीं होता। तो आपको जो चीज़ सर्च करनी है आप वही चीज़ गूगल पे लिखोगे। यानी कि अगर आप बात करते हैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको पता होगा कि हाँ, अब मुझे अगर आइडेंटिफाई करना है तो क्या चीज़ किस चीज़ के बारे में गूगल पे जाना है, मैं क्या चीज़ लिखूँ तो मुझे वो आर्टिकल शो हो, ठीक है। यानी कि लेट्स से आप बात करते हो कि आपको क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ना है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ना है, तो आप गूगल पे जाके लिखोगे क्लाउड कंप्यूटिंग इंट्रोडक्शन, ठीक है, या क्लाउड कंप्यूटिंग की डिटेल्स के बारे में सर्च करोगे। फिर जितने भी आर्टिकल सामने आ रहे होंगे आप जाके रीड करो, कोई वीडियोस आ रही हैं जाके रीड करो। यानी कि आपको पता होगा ना कि मुझे सर्च क्या करना है। यानी कि आप सर्च करने बैठ जाओ एथिकल हैकिंग वर्सेस पेन टेस्टिंग में फ़र्क, तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया है ना, वैसे ही कंप्लीट हो गया। ये चीज़ें तो नहीं ना सर्च करनी गूगल पे जाके। सर मैं यही कहना चाहता था कि ज़्यादा मोटिवेशन होती है, जैसा कि आप लाइक दैट आपने पहले लेक्चर में हमें बताया है CH मेटास्प्लॉइट और जो हम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, तो उसके बारे में एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी होता है कि बंदा उसके बारे में मेटास्प्लॉइट में गूगल पे सर्च करता है, मेटास्प्लॉइट किसने बनाया, कब बना, उसके और फॉर्म क्या है, उससे क्या फ़ायदा होता है और लाइक दैट कब वजूद में आया था। और उसके बाद कुछ और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जैसा कि पैरेट OS जो कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स में हम चलाते हैं कभी कभी, तो उसमें क्या काम करता रहेगा, इसके बारे में यही पूछा सबसे बेस्ट वाले। साथ साथ जो टॉपिक के साथ हम डिस्कशन करते जाएंगे तो उसके बारे में। इसमें मोटिवेशन तो कोई नहीं है कि मेटास्प्लोइटेबल किसने बनाया है। मेटास्प्लोइटेबल जिसने बनाया वो रैपिड7 कंपनी। रैपिड7 वही कंपनी है जो जिसने MS कंसोल भी बनाया। रैपिड7 वही कंपनी है जो दुनिया की टॉप ऑफ द लाइन नंबर 1 कंपनी है जो सर्विस एंड सॉल्यूशंस देती है, ठीक है। ये गूगल पर सर्च कर लोगे ना कि MS कंसोल किसने बनाया, रैपिड7 किसने बनाया, मेटास्प्लोइटेबल किसने बनाया, तो वो मिल जाएगा, ठीक है। उसका एक बंदे का नाम है जिसने वो बनाया, मुझे उसका नाम भी नहीं पता खैर, ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट नाम है, बट एक ही बंदे ने बनाया जो रैपिड7। अब खैर वो अपनी कंपनी रन कर रहा है।
हाँ, ये चीज़ें सर्च करने के लिए अब इसमें मोटिवेशन तो कोई तरह की नहीं है, इसमें ये है कि आपका नॉलेज बढ़ जाता है। इसमें ये है कि यार ये कंपनी ये चीज़ टूल किसने बनाया है, अच्छा वो बंदा प्रोफेशनली क्या काम कर रहा है। इस तरह की सर्च गूगल पे करोगे तो आंसर आपको लाज़मी मिलेगा। अब मैं आपको बताऊँ बेटा सर्च क्या करना है, वो तो आपकी सर्च के ऊपर डिपेंड है ना कि आपने सर्च क्या करना है। मैं आपको क्या बताऊँगा कि मैंने क्या सर्च अब भई आपने ये सर्च करना है, ये सर्च करना है। सिंपली सर्च करो, कोई किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन आ रही है आपके पास, ओपन ओपन हैंड है ना इंटरनेट, देखो बहुत बियॉन्ड है, बहुत ज़्यादा डीप है। आप कुछ भी सर्च करोगे कहीं न कहीं आपको आंसर उसका मिल जाता है, ठीक है? बाकी पैरेट ओएस वो भी एक लिनक्स का डिस्ट्रो है और उसमें और लिनक्स में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। वो जब हम बात करते हैं काली लिनक्स की तो उसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। अब आपको सिंपली समझा देता हूँ, जैसे आईफ़ोन है या एंड्रॉयड है। अब किसके प्ले स्टोर में सबसे ज़्यादा आईफ़ोन के अंदर ऐप स्टोर होता है और गूगल के सॉरी एंड्रॉयड के अंदर क्या होता है प्ले स्टोर होता है। तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन किसके ऐप स्टोर के अंदर होती है? हमें भी पता है एंड्रॉयड के अंदर होती है। तो ऐप स्टोर के अंदर वो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, यानी कि हमारे पास ओपन हैंड होता है एंड्रॉयड को मॉडिफाई करने का, थीम चेंज करने का, क्या आईओएस की तरफ हमें वो चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है? जब हम बात करते हैं ना लिनक्स की, काली लिनक्स की जब हम बात करते हैं, पैरेट ओएस की बात करते हैं, ब्लैक आर्च की बात करते हैं, उबुंटू की करते हैं, ठीक है? मिंट लिनक्स की करते हैं, तो इन सब में जो सबसे बेहतर है वो काली लिनक्स होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, इसके टूल बहुत ज़्यादा है, ठीक है? यानी कि हर हर 2 साल में, हर 1 साल के अंदर इसकी 2 अपडेट आई होती हैं, ठीक है? हर टूल इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। जबकि पैरेट ओएस की बात करते हैं, उसके डेवलपर्स कम हैं, उसकी टीम उतनी बड़ी नहीं है, उसकी कम्युनिटी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, जितनी बड़ी काली लिनक्स की है। तो ये एक डिफरेंट है। आप ये वैसे आपको क्या कहते हैं नॉलेज जो है गूगल पर मिल जाएगा, अगर आप सिंपली कंपेयर करो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरेट ओएस और काली लिनक्स, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये तो आपकी सर्च के ऊपर है। खैर कोई क्वेश्चन वगैरह और भी हैं तो पूछें। सर क्विज के बारे में बता दें। क्विज के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, बताएँ? क्विज के आंसर तो मैं नहीं बताऊँगा, लाज़मी बात है। क्विज के आंसर तो आप नहीं करने हैं। कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे बताएँ, मैं कर देता हूँ। मतलब सर सबमिट कैसे करवानी है वो? अभी तक हमें मिली नहीं है वो उसके ऊपर एलएमएस के ऊपर। तो जब आपको मिल जाएगी तो उसके ना प्रॉपर आपको ना बता दिया जाएगा कि कैसे आपने सबमिट कैसे करवानी है, यानी प्रॉपर आपको ना गाइडलाइंस मिल जाएगी कि कैसे करवानी है। एलएमएस में आपको जो फाइल मिलेगी उसके अंदर पूरा लिखा होगा कि कैसे ना आपको ये क्विज जो है सबमिट करवानी है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। अच्छा ये सर एक्चुअली मेरी एक क्वेरी थी प्लीज। आया है, 1 मिनट सॉरी मैं आपकी ना बात सुनता हूँ। वकास का एक क्वेश्चन आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वाईफाई अडॉप्टर कौन सा यूज़ करना चाहिए जो मॉनिटर मोड को सपोर्ट करे? पाकिस्तान में ऐसा कोई अडॉप्टर नहीं है जो मॉनिटर मोड को सपोर्ट करे। एक था टीपी-लिंक का वर्जन 1, टीपी-लिंक का जो वर्जन 1 है वो पाकिस्तान में आना बंद हो गया है। मतलब आता था, अब तो टीपी-लिंक का जो वर्जन 3 आ रहा है मार्केट के अंदर, आपको जो 15 से 2000 में मिल जाता है, ठीक है? इसका जो अडॉप्टर्स हैं जैसे कि अल्फ़ा है आपके पास, पांडा के अडॉप्टर्स होते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं आते, बैन है, ठीक है? यानी पाकिस्तान में जितने भी टूल्स हैं रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, रिलेटेड टू एक्सप्लॉइटेशन या पेन टेस्टिंग के जितने भी टूल्स हैं, हार्डवेयर टूल्स हैं, पाकिस्तान में बैन नहीं आते, चाहे वो हैक5 के हों या कोई भी टूल्स हों, पाकिस्तान में नहीं आते। तो पाकिस्तान में जो आपको टूल्स ये जो अडॉप्टर्स देखने को मिलेंगे, वो आपको मिलेगा टीपी-लिंक का। टीपी-लिंक का वर्जन 1, ठीक है? टीपी-लिंक का वर्जन 1 होगा और इसका मॉडल आई गेस 7.3 कुछ, एक मिनट, इसका जो मॉडल होता है ना वो होता है WN727N। हाँ ये मॉडल है इसका, ठीक है? यानी कि टीपी-लिंक का जो मॉडल होगा वो WN727N होगा, जो मॉनिटर मोड को भी सपोर्ट करता है और इंजेक्शन मोड को भी सपोर्ट करता है। यानी कि आम ज़ुबान जिन्हें समझ में नहीं, यानी कि वाईफाई को कैसे कंप्रोमाइज़ किया जाता है, उसके लिए जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है, ये मैं वो बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो ये आपको इसके अंदर भी आपको वर्जन 1 के अंदर जो हार्ड डिस्क है वो देखने को मिलेगी। हाँ, आप द्राज में देख सकते हैं, पर द्राज में आपको ना टीपी-लिंक का वर्जन 3 देखने को मिलेगा। टीपी-लिंक का वर्जन 3, टीपी-लिंक का वर्जन 3 आपका सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? हाँ, एग्ज़ैक्टली WN727 यानी कि 727 N है, ठीक है? तो वो कर लें, लेकिन उसके अंदर वर्जन 1 ही सपोर्ट करता है, बाकी के वर्जन 2 और वर्जन 3 सपोर्ट नहीं करते। वर्जन 1 जो है वो आपको बेसिकली मार्केट से देखने को मिलेगा, या OLX के ऊपर चले जाओ, मतलब
जो यूज के अंदर होगा वही फ्रेश नहीं आता, अभी फ्रेश वर्जन 1 नहीं आता, क्योंकि अब तो वर्जन 3 आ गया है, बहुत पुराना टूल है। अच्छा जी, मुबीन आपने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यानी कि व्हाट इज अ मॉनिटर मोड और इंजेक्शन मोड। लेकिन जब हम बात करते हैं ना वायरलेस पेन टेस्टिंग की, यानी कि वाईफाई नेटवर्क को कंप्रोमाइज करना, यानी कि उसको एक्सप्लॉइट करना, हार्डवेयर उसको मतलब हैक करना, यानी है हमसायों का वाईफाई हैक करना, तो ये चीजें जब होती हैं तो इसके लिए हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्योंकि जब साइबर सिक्योरिटी की वर्ड साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये कंप्लीट तब तक नहीं हो सकती जब तक सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर साथ में मिले। तो जब हम बात करते हैं ना वायरलेस को कंप्रोमाइज करने के लिए, तो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरत होती है वो होती है वायरलेस, ऐसे वायरलेस अडाप्टर की जिसके अंदर मॉनिटर मोड भी हो सके और इंजेक्शन मोड भी, यानी कि मॉनिटर कर सके कौन सी ट्रैफिक आ रही है, कौन सी ट्रैफिक जा रही है, और इंजेक्शन मोड ये कि वो अपनी मना सके उन 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 जो वो जा रही है ना, जो भी पैकेट्स जा रही है उसके अंदर अपनी जो है मनमानी कर सके, ठीक है। किसी को डीऑथ कर दिया, किसी के सेलफोन के, किसी के वायरलेस को हमने मॉनिटर करना शुरू कर दिया, कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन से पासवर्ड जा रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, ठीक है। वायरलेस को एक्सप्लॉइट करना है, यानी कि वीपीएस है, वीपीए2 को एक्सप्लॉइट करना, तो कैसे करना, ये जो चीज़ें हैं ये आपको मतलब अभी तो नहीं, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इस तरफ भी आगे परस्यू कैरी वो करना है, तो प्लीज आप लोग पहले ये कोर्स कंप्लीट करें, देन एडवांस करें जो पीएफटीपी के ऊपर पड़ा हुआ है, फिर जाके ये चीजें समझ में आएंगी। मैं भी आपको बताना शुरू कर दूं तो वेस्ट होगा, मेरा गला खुश हो जाएगा, आपको समझ पल्ले नहीं पड़ना आपके, ठीक है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, छलांगे मारोगे ना तो वो मर्ज हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, एक मिक्सचर बना के अपने आप को बैठ जाओगे, ठीक है। तो इन चीजों से बाहर निकलो। अच्छा सर, मेरी ये क्यूरी थी कि एक्चुअली एक साइबर सिक्योरिटी एंथुसियास्ट जो है, अगर वो अपनी पूरी स्किल्स वगैरह कंप्लीट कर लेता है, स्किल सेट ले लेता है और उसका आगे एम है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने का, तो वो बेसिकली कहाँ लाए कर रहा होता है एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में। मतलब मैंने जहां तक देखा है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो है वो किसी ना किसी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे होते हैं। तो एक अगर वो चाहता है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप आगे मैं कैरी ऑन करूं, तो वो बेसिकली कहाँ लाए कर रहा होता है? पहले आप मुझे ये बताएं एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, फिर मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज पहले मैंने आपसे सवाल किया। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है बेसिकली ये जो वर्ड है ये है क्या। जब आपको इसका मतलब पता होगा तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा ना, मुझे इसका मतलब बताएं। सर बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप ये चीज है कि आपने अपनी एक्सपर्टीज किसी को मतलब आप फायदा पहुंचाना है, बेसिकली किसी के अंडर रह के काम नहीं करना, आपने खुद अपने एम्प्लॉयज रखने हैं और मतलब दुनिया में कुछ ऐसा परफॉर्म करना है कि जहाँ पे ना आपका कोई बॉस ना हो, बेसिकली यू आर द बॉस एंड यू आर एम्प्लॉइंग एवरीवन एल्स। देखो जब हम बात करते हैं ना साइबर सिक्योरिटी की, तो इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना बेसिकली इम्प्लीमेंट नहीं होती। ये वर्ड वो है जिसके अंदर आप अपना बिजनेस खड़ा करते हो, अपना स्टार्टअप खड़ा करते हो, ठीक है। यानी कि यू आर द बॉस और आपके नीचे टीम काम कर रही हो, यानी आप अपनी एजेंसी बना लेते हो। तो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और बाकी रही साइबर सिक्योरिटी की बात, तो ये इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, इसमें ये है कि आपके पास स्किल सेट अच्छा आ गया, यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, आप अपनी एजेंसी खड़ी कर लो, कंपनी खड़ी कर लो जो सर्विसें प्रोवाइड करे, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि हाँ आपने स्टार्टअप खड़ा कर लिया अपना, और आप खुद से ही जो सर्विसें हैं क्लाइंट को देना शुरू कर रहे, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के अंदर किसी भी बिजनेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है माइंड के अंदर बिठा लेना, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं वो बेसिकली क्या है कि अपने स्किल सेट को यूज करते हुए अपनी कंपनी खड़ी कर लेना, ना कि दूसरों की कंपनी में 8-8 9-9 घंटे काम करना। दिस इज एक्चुअल स्टार्टअप प्लान और एंटरप्रेन्योरशिप इजी वर्ड के अंदर, जिनको समझ में नहीं आती, जो सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगले ने ये कर लिया, अगले ने वो कर लिया, एक्चुअल मकसद ये है कि अपना कारोबार खड़ा कर लेना, वो है एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप है आपका, ठीक है। अब यंग जनरेशन में खड़ा कर लो, अब जैसे मैं हूँ, अगर मेरे पास स्किल है तो मैं चाहूँ तो मैं अपना इंस्टीट्यूट खड़ा कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अपनी सर्विस एजेंसी शुरू कर सकता हूँ, जिसके अंदर मैं बॉस होऊंगा, मेरे नीचे 4 टीम होगी, मेरे नीचे टीम बैठी होगी जो डिफरेंट कंपनी के साथ काम कर रही होगी, हम डिफरेंट कंपनी से काम कर रहे हैं। तो वो क्या बेसिकली हो गया, क्या बेसिकली हुआ, मैंने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। तो एक्चुअली दिस इज अ एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप प्लान, इसे हम बोलते हैं इजी वर्ड के अंदर। तो साइबर सिक्योरिटी जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती।
वो क्यों नहीं होती? जब तक आप मार्केट के अंदर इन नहीं हो, मार्केट में आपकी पहचान नहीं है, कोई भी कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती अनटिल अनलेस जब तक आपकी कंपनी की रेपुटेशन ना हो या कंपनी में मौजूद जो एम्प्लॉय उनकी रेपुटेशन ना हो। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है वो मैटर करती है ट्रस्ट। क्या हम इस पर्सन के ऊपर या इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी जो है वो कर सके, मॉनिटर कर सके? क्या यही बंदे जो है हमारी सिक्योरिटी को लीक आउट ना करते? क्या ये इतने कैपेबल हैं या इतने ये ऑथेंटिक पर्सन है या डिफरेंट ये जो आपकी डिफरेंट कंपनी है सिक्योरिटी के साथ, क्या ये वाकई उनके साथ एलिजिबल है, इनके पार्टनर है, ताकि अगर हम इन्हें सिक्योरिटी देते हैं तो ये उनके टूल तो यूज करेंगे या पता चलिए अपने थर्ड पार्टी टूल यूज करें? तो यहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर, जो वर्ड ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट है ना, ये बहुत मैटर करता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। कोई भी कंपनी आपको एवं नहीं बता देगी, यानी कल आपने एजेंसी शुरू कर दी है, सर्विस की एजेंसी शुरू की है, आपको कल ही ऑर्डर आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें सिंपली कट ऑफ बात है कि अगर आपकी मार्केट में पहचान है या आप ऑथेंटिक पर्सन कंपनी हो जिसके साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपके पास जो टीम है वो हाईली क्वालिफाइड है, हाईली स्किल्ड है, तभी आपको इसके अंदर जो है कामयाबी होगी, अदरवाइज कामयाबी नहीं होती। तो एंटरप्रेन्योरशिप का तो यार जी बोले सर। असल में देखें ये चीज तो इंडिविजुअली भी अप्लाई होती है। देखें अब मैं फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री में जा रहा हूँ तो उनको तो ट्रस्ट इश्यूज मेरे साथ भी होंगे। मैं कैसे गारंटी कर सकता हूँ कि मैं ट्रस्टवर्दी इंसान हूँ, या मैं मतलब ये आप पूरी कंपनी की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर आप एक इंडिविजुअल को देखें। सर सुने, आप जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, समझ रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता है क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी वो वाहिद क्या कहते हैं जॉब है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, उसके अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि जिस पोस्ट के ऊपर आप जा रहे हो, अगर आपकी निगरानी के अंदर कोई कंपनी का डाटा लीक होता है, कुछ भी कोई भी एक्सप्लॉइटेशन होती है, यानी कि जिस कंपनी की आप सिक्योरिटी संभाल रहे हो उस कंपनी को डैमेज हो गया है, ठीक है, तो वो आपके ऊपर होता है सब कुछ, आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना? तो सर यूं तो पूरी इंडस्ट्री भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। यूं तो ये देखें जैसे डाटा सेंटर्स वगैरह हैं, वो भी तो कितना बिलियन डॉलर्स का डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, तो उन्होंने भी तो कोई ना कोई तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है ना। जाहिर सी बात है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी इदारा किसी को कोई चीज नहीं देता ना, तो कॉन्ट्रैक्ट की भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं कि डाटा अगर लॉस हो गया तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, आपको इतना फाइन लगेगा। तो बेटा जी ये चीजें भी तो समझो ना, कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो अब आप किसी कंपनी में जाओगे तो कंपनी आपसे क्या करवाती है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप 2 साल के अंदर जॉब नहीं छोड़ सकते, होता है ना कॉन्ट्रैक्ट। तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में ये भी लिखा होता है कि आपने अगर इस कंपनी के अंदर मौजूद जो डाटा है या इस कंपनी के अंदर मौजूद जो आप लेट्स से आप किसी कंसल्टिंग ऑफिसर बन रहे हो, तो कंसल्टिंग जब हम बात करते हैं ना, कंसल्टिंग की जब बात करते हैं तो इट्स अ बिग जॉब पोजीशन। तो वहां पर आपके अंदर सारी सिक्योरिटी होती है कि आप जिस कंपनी की सिक्योरिटी हैंडल करने वाले हैं या हैंडल करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे फुल सिक्योर रखेंगे, लेटेस्ट थ्रेट्स हैं या लेटेस्ट डेली अटैक्स हैं उनसे सिक्योर रखेंगे कि अगर आपकी निगरानी के अंदर इस कंपनी को डैमेज होता है, किसी भी कंपनी को डैमेज होता है, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, कंपनी नहीं होती। तो सर यही चीज तो मैं भी यही कह रहा हूँ, यही चीज एक आम साइबर सिक्योरिटी कंपनी भी तो अप्लाई कर सकती है खुद पे कि हम रिस्पॉन्सिबल है अगर ऐसा वैसा कुछ भी होता है। तो आप कह रहे हैं अभी से मतलब आप डीमोटिवेट कर रहे हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके क्या नाम है एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जी एक साइबर सिक्योरिटी जो है वो बेसिकली वहां का लाइक करता है। तो मतलब मैं भी यही कह रहा हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं सर। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने किसको डिमोटिवेट किया? मैं डिमोटिवेट तो इसमें कर ही नहीं रहा, आप कंफ्यूज हो। मेरी बात सुनो, चलो मान लिया आपने नहीं सर प्लीज तो सुनो सर सॉरी, वैसे मेरा थोड़ा सा वो ना मेरा तरीकाकार ये है थोड़ी, सो नो हार्ड फीलिंग्स, ठीक है? मैं असल में मैं बोलता ऐसे हूं तो प्लीज आपने कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है कि आप स्ट्रेट टू फॉरवर्ड बात करते हो। अब सुनो मेरी बात, चलो मान मैं वही आपसे बात करूँ ना कि जो कभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है आपने साइबर सिक्योरिटी का, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट कभी पढ़ा है, या किसी कंपनी के साथ जो कभी एग्रीमेंट हो रहा होता है जैसे हम एमयू बोलते हैं, एमयू साइन बोलते हैं, कभी वो कभी पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा तो पहले जाके सर हम बेसिकली हम इंडस्ट्री में नहीं है, आप अप्लाई करें इंडस्ट्री में, आप बताएं कैसे होता है? मैं वही तो आपसे बात कर रहा हूँ ना, कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कभी आपने वो चीज पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी ना तो फिर मैं आपसे बात करूँ कि हाँ, तब मैंने आपसे बात की कि बेटा ऐसे नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप आप अपनी एजेंसी खड़ी कर लो।
अब मेरी बात सुनो, आप पीटीसीएल की सिक्योरिटी पकड़ते हो, पीटीसीएल या नादर की सिक्योरिटी मैं एज्यूम करें, चलो उसकी नहीं पकड़ते, क्रीम ऊबर की पकड़ लेते हो, इनड्राइव की पकड़ लेते हो, आपने उनकी सिक्योरिटी संभालने के पकड़ लिए, जिसमें आप उनका डाटा की प्रोटेक्शन कर रहे हो, उनकी नेटवर्किंग को हैंडल कर रहे हो, उनकी एप्लीकेशन को हैंडल कर रहे हो। अगर आपकी निगरानी के अंदर वो कंपनी हैक हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि आप इतना जुर्माना भी पे करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी जिम्मे, अब अपने कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं आपको सीधी सी कहानी बताता हूँ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन है कि अगर मेरी निगरानी के अंदर मैं जो जिस कंपनी को भी अपनी निगरानी के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ, अगर उस कंपनी, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ करे, बड़े अल्लाह इस चीज से मुझे बचाए, अगर मेरी निगरानी के अंदर वो कंपनी अगर किसी भी तरह का उसे नुकसान पहुंचता है, अगर उसमें जिम्मेवारी मेरी पाई जाती है, यानी कि अगर उसकी रिपोर्ट क्या होती है, ऑडिट क्या होता है, तो पता चलता है कि मेरी क्या कहते हैं कोताही की वजह से वो कंपनी कंप्रोमाइज हुई है, तो आई नीड टू पे $1 मिलियन, मुझे पे करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? वो एक अलग बात है कि मुझे फायर कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए, मुझे भी पे करना पड़ता है, मुझे मेरे ऊपर जुर्माना होगा। तो जिस कंपनी के ऊपर लगेगा तो उसको, यानी कि मेरी कंपनी के, अब मैं अपनी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, मेरे ऊपर जुर्माना लगा तो मेरी कंपनी को भी डेफिनेटली जुर्माना होगा, वो चाहे $2 मिलियन का हो, $3 मिलियन का हो, वो उसके ऊपर भी जुर्माना पे होगा। तो हाँ, अब आप समझें कि अगर आपने एजेंसी खड़ी करनी है तो बेटा जी पीछे इतनी जायदाद होनी चाहिए कि कल को कोई अगर कंपनी कंप्रोमाइज हो जाती है तो यू नीड टू पे द मनी। ठीक है, आपको पैसे पे करने होंगे, उनको वो जुर्माना देना पड़ेगा। ये चीजें होती हैं इसके अंदर। अगर आप ये कर सकते हो तो एजेंसी खड़ी कर लो, मैं ना करा, मैं खुद खड़ी कर लेता मुझे क्या मसला था। नहीं सर, आप बेसिकली आप बैड फैक्टर्स की तरफ जा रहे हैं ना कि ऐसा होगा ही नहीं सर, क्यों हम मतलब पे करेंगे। आप करें, मैं बैड फैक्टर्स की तरफ नहीं जाना। पता क्या है, अब बैड फैक्टर की तरफ मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं आपको मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में कि अल्लाह माफ करे कभी ऐसा ना हो। मैं नहीं चाहता कि कभी किसी मेरे साथ ऐसा हो या किसी के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि ये हो तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। अब अज्यूम कर लेते हैं कि आप नहीं हो सकते, हमें ये भी देखो, जहाँ पर पॉजिटिव चीज होती है वहां पर नेगेटिव भी सोचना पड़ता है, कंडीशंस होती हैं यहाँ पर। ये 2 साल की गेम नहीं होती, ये आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है। अल्लाह ना करे कि ये चीज अगर हो जाती है तो क्या हम इतने एलिजिबल हैं, हम इतने सिक्योर हैं कि हम वो उसका अजाला कर सकें। ये नहीं सोच के चला जाता। देखो कारोबार के अंदर, ये तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना, कि कारोबार में उतार चढ़ाव तो होता रहता है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, उसमें गिराव भी होता है, उसमें चढ़ाव भी होता है। हो सकता है कि 2 साल आपको प्रॉफिट हो सकता है तीसरे साल में जो कंपनी आप जिसकी कंपनी सिक्योरिटी बिल्ड कर रहे हो वो कंपनी कंप्रोमाइज हो जाए, तो फिर तो ये जो चीज है ना, ये देखो बिजनेस, जब बिजनेस की बात की तो 2 पॉइंट लाजमी होते हैं कि या तो ये बिजनेस कामयाब हो जाएगा या तो ये बिजनेस गिर जाएगा। उसमें ये 2 चीजें लाजमी होती हैं कि अगर 2 साल बाद ये चढ़ गया तो पता नहीं अगले 3 साल बाद क्या होगा। यार ये चीजें भी तो सोच लो, मैं किसी को थोड़ी कह रहा हूँ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, मैं मुझे कोई बता दे कि मैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात, मैं तो आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ कि इसके अंदर ये चीज भी होती है कि अगर लेट से आपकी कंपनी कंप्रोमाइज हो जाती है तो यू नीड टू पे द मनी। ठीक है, आप करो, मैं कौन सा मना करूंगा अपनी कंपनी खड़ी करनी, मैंने नहीं खड़ी की ना, वो एक अलग बात है। आप खड़ी करनी है, आप करो ना, बिजनेस करो, मैं तो नहीं रोक रहा। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि माइंड को सेट लेके चलो। ये कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में चीजें क्लियरली मेंशन होती हैं कि अगर आप ये जिम्मेदारी उठा सकते तो करो, किसने रोका है? कोई भी पाकिस्तान में गिनती की 4-5 कंपनियां, गिनती की 4-5 कंपनियां, अच्छी कंपनियां, क्यों वो 4-5 कंपनी, बंदे तो ढेरों पड़े हुए हैं। तो ये भी एक पॉइंट व्यू होता है, जरा इसको भी सोचो। अगर सिर्फ ये सोचना है ना कि इसमें आपने अपना एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, स्टार्टअप प्लान करना है, तो ये भी सोचो 5-6 कंपनी पूरे पाकिस्तान में चल रही है, अच्छी कंपनी जो रिकॉग्नाइजेशन है, जिन्हें दुनिया जानती है, वो 4 से 5 कंपनी है। बाकी कंपनी को कहाँ पर, बाकी कंपनियां भी नहीं है। तो देयर इज अ सम पॉइंट की वजह से वो कंपनी नहीं खड़ी। सर बेसिकली हमारा यही होता है ना, पता क्या, लेग पुलिंग पाकिस्तान में हमें मोटिवेट बेसिकली करता नहीं है, नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो लोग यही सोचते हैं कि नुकसान हो जाएगा, $1 बिलियन करने पड़ेंगे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात लॉस भी देती है, हमारा तो इस चीज पे ईमान है ना बेसिकली। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टेप ले लेना चाहिए, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना। अब देखें पाकिस्तान की अगर नहीं है कोई साइबर में इतनी अच्छी नहीं है, कोई ऐसा कोई ग्रुप कुछ ऐसा वैसा नहीं है, तो बनेगा तो सर आएगा ना मार्केट, वो मतलब बेसिकली कहीं किसी लेवल पे जाके लाए करे। तो जब हम शुरू से ही लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, सोचेंगे तो सर कैसे पॉसिबल है ऊपर जाए।
अच्छा देखो, इसमें ना लेग पुलिंग वाली कोई बात नहीं है। मेरी अगर कोई बात से किसी को नाराजगी है तो सर आई एम रियली सॉरी सर, नहीं, मेरी बात सुनो। मैं बिल्कुल किसी की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहा सर, मैंने नहीं, किसी मैं को आपकी भी, बात समझ मैं रहा किसी हूँ। को अगर ऊँगली नहीं उठा। मेरी बात में किसी को ये फील हो रहा है कि मैं किसी की लेग पुलिंग करूँ, किसी को डीमोटिवेट करूँ, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं किसी को करता भी नहीं, मेरी नेचर नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर करना है तो करो, किसने रोका? मैं तो नहीं ना कह रहा कि आप ना करो। मेरा पूरा ये सेशन रिकॉर्डेड है, मैंने किसी पर कोई एक बच्चा मुझे बता दे कि मैंने बात की है। मैं तो सिर्फ पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ कि देयर आर सम पॉइंट्स जिसकी मदद से आपको ये चीजें करनी है। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर की फैक्टर्स हैं कुछ। अगर आपने इनिशिएटिव लेना, आप लोग, किसने रोका है? मैं तो नहीं ना रोक रहा आपको, मैं तो आपको पॉइंट व्यू बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा माइंड लगाएं कि अगर 5 से 10 कंपनियां हैं तो जरूरी नहीं है कि वो लेग पुलिंग कर रही हैं, ठीक है। वो कंपनियां, यार देखो, जैज है, जोंग है, वारद है, यूफोन है, इसके अलावा पाकिस्तान में और नेटवर्क क्यों नहीं है? चलो मुझे आप बताओ, मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं पहले। अच्छा, अब आप चलो एक मान लेते हैं कि आपने इसमें स्टार्टअप खड़ा करना है, आपको मंथली पे पता कितना करना पड़ेगा एक टूल का? आपको मंथली पे करना पड़ा एक टूल पे, जो बेसिक टूल होता है इसके अंदर, ठीक है, उसका $1100 पे करना पड़ेगा। आप 100 के बंदे भी उठाओगे, उसका $3000 से $3500 वीकली जा रहा होता है, ठीक है, डॉलर जा रहा होता है। सो आपको इन्वेस्टमेंट पहले करनी पड़ती है, फिर आपके पास आता है। हाँ, इसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हो आप, अपवर्क, फाइवर के ऊपर चले जाओ, वहां पर आप अपनी अपवर्क की बात, अपवर्क के जाओ, फाइवर के अंदर नहीं, अपवर्क के ऊपर जाओ, अपनी पेन टेस्टिंग की आप फाइल बनाओ अपनी, ठीक है। आपके पास उसी लेवल की ही फिर आपके पास पर आवर की जो जॉब्स आएंगी कि यार ये वेबसाइट है या ये सर्वर है, इसको स्कैन करके बता दी, रिपोर्ट जनरेट करके दे दी, कोई इसके अंदर कोई बग वगैरह तो नहीं है, वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है, वहां पर ये चीजें आती है। बट जब हम बात करते हैं किसी कंपनी की सिक्योरिटी हैंडल करने की, तो आपको यार इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मैं किसी को डिमोटिवेट कर ही नहीं रहा, मैं तो अपना एक्सपीरियंस और आपको एक्चुअल चीज बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि आपको अगर अल्लाह ना करे तो नुकसान होता है तो आपको पे भी उतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने इसमें जाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी उतनी करनी पड़ेगी, आपको फिर बंदे भी इंडस्ट्री के खड़े करने पड़ेंगे। ये नहीं ना कि वो उसने CH कंप्लीट कर लिया तो उसको अपने साथ जोड़ लिया, ऐसा नहीं होता। आपको GRC का बंदा लेना है, आपको कंप्लायंस का बंदा अपने साथ खड़ा करना पड़ेगा, आपको अल्लाह आपका भला के स्टैंडर्ड्स आपको लेने पड़ेंगे बाहर के, ISO 27001, 1901 और 901, 9001, सॉरी 9001, 1901 नहीं, 9001। अब कुछ स्टैंडर्ड्स भी लेने पड़ेंगे आपको, इसका जैसे अदारे से मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी, ठीक है, पार्टनरशिप लेनी पड़ेगी सिस्को की तरह। तो ये चीजें भी हैं इसके अंदर ना। तो ये पूरी रिसर्च, अब मैं आपको कहूँ कि जी हाँ करनी है कर लो, स्टार्टअप करना कर लो, अब मैं आपको कह दूं, साथ नॉलेज आपको दूं ही ना कि बेटा इसमें ये चीजें भी हैं, ये चीजें भी हैं, तो मुझसे बड़ा इसके अंदर गलत गाइड करने वाला बंदा ही कोई नहीं है। कल को अल्लाह ना करे आप इसके आप करते हो, कोई बंदा आपको कहता है कि ये हमारी सिक्योरिटी को हैंडल करना है, और जब आपकी कंपनी के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करते पता चलता है आपकी कंपनी के अंदर कोई चीज भी एक्चुअल एस्टेब्लिश नहीं है, आपने किसी अदारे से उसकी रेगुलाइजेशन नहीं करवाई हुई, आपके पास जो टीम है वो भी प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं है, और वो आपको कह देते हैं कि यू आर नॉट क्वालिफाइड टू हैंडल माय कंपनी सिक्योरिटी। तो आप सोचोगे हमारे साथ ने तो कह दिया था कि जी इसको आप हैंडल कर सकते हो, आप स्टार्टअप खड़ा कर लो, तो सबसे बुरा कौन हुआ उस वक्त? मैं ही होऊंगा ना। तो मैं आपको एक्चुअल की फैक्टर्स बता रहा हूँ कि यार अगर करना है तो करो, किसने रोका है? बट करने से पहले ये समझ लो कि प्रॉपर नॉलेज इकट्ठा कर लो कि कौन कौन से बंदे जरूरी हैं, कौन किस किस की आपको सिक्योरिटी की कितनी ज्यादा जरूरत है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर अगर लॉस हो तो कितना नुकसान भरना पड़ेगा, अगर इस तरह की कंपनी आएगी तो कितना नुकसान भरना पड़ेगा, अगर इस तरह की कंपनी आई तो किस तरह का नुकसान भरना पड़ेगा। तो ये चीजें, मैं डीमोटिवेट किसी को नहीं कर रहा, किसी की लेग पुलिंग मैं किसी की नहीं कर रहा, मैं आपको एक्चुअल पॉइंट्स बता रहा हूँ कि बेटा ये कुछ इसके अंदर होता है, करना है करो, किसका रोका है? मैंने नहीं किया वो मेरी अलग बात है, क्योंकि मैं नहीं कर सकता भाई, मैं हैंडल नहीं कर सकता अभी। अभी मुझे लगता है कि मैं उस लेवल पर नहीं हूँ, मैं फाइनेंशियल इतना भी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं £1 मिलियन, $3 मिलियन अफोर्ड कर सकूँ, क्योंकि देखो बैकअप प्लान तो अपने पास रखना पड़ेगा ना किसी न किसी तरीके से। तो कल को खुदा ना अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। हमारी कंपनी में ना एक पिज़्ज़ा कंपनी है। अब पिज़्ज़ा कंपनी में होता बेसिकली क्या, बाहर के मुल्क में ये पाकिस्तान में एक तो है, आप KFC हो गया, मैकडॉनल्ड हो गया, जब आपको ना ऑर्डर करना ना, ऑनलाइन ऑर्डर करना हो, इनकी कॉल के ऑनलाइन ऑर्डर करना हो, तो आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम हो कि वो आपसे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन पूछते हैं ऑनलाइन ही, जो कि वैसे ही लीगल ही है, ठीक है, बट वो पूछते हैं क्योंकि अगर वो पूछ रहे हैं तो ऑथेंटिक बंदे उन्होंने बैठाए होंगे अपने पास, और वो बंदे अपने जो क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन वो सिक्योरली किसी डाटा के ऊपर स्टोर कर रहे होते हैं जो सिक्योर होती है। अब वहां पर बेसिकली हमारे पास एक कंपनी आई थी पिज़्ज़ा की,
उनके ऊपर 2 दफ़ा अटैक हो चुका है, उनकी 2 दफ़ा जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है वो चोरी हो चुकी है, उनके एम्प्लॉय में से किसी ने की है या उनके ऊपर जो है साइबर अटैक हुई, अल्लाह जानता है। उनकी हिस्ट्री बताती है, उन्होंने हमें बताया था। अब हम 100 बार सोच रहे थे कि इनको हम अपने साथ जोड़ें या ना जोड़ें, वो पहले से ऑलरेडी फाइन पे कर चुकी है बंदों का, वो ऑलरेडी पहले से जो डैमेज बंदे जिनके ऊपर जिनके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चोरी हुई थी, बेटा कार्रवाई होती है ना, प्रॉपर लीगल एक्शन होता है, तो वो पे कर चुके हैं, जुर्माना पे कर चुके हैं। अब वो सिक्योरिटी के लिए एजेंसी ढूंढते फिर रहे थे, हमारे पास आए हैं। अब हम ना ऐसे किसी को हम प्रॉपर उसकी बारे में पता किया, उसकी हिस्ट्री चेक की, करने के बाद जब हम गूगल के ऊपर चेक किया, डाटा चेक किया, डाटा कहाँ पड़ा होता है, किस तरह में चोरी हुआ इसका, करने के बाद हमने उन्हें कहा है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम ले ही नहीं सकते आपको, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी 2 दफ़ा अटैक हो चुका है। तो ये चीज़ें भी है ना कि अब हम हैंडल कर लेते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि कल को वो पूरी कंप्रोमाइज़ होती और वो मेरे अंडर होती, तो मुझे भी पे करना पड़ता और पूरी कंपनी को पे करना पड़ता, जिसके ऊपर ऑलरेडी 2 दफ़ा हो चुका है, पॉसिबिलिटी है कि तीसरी दफ़ा भी हो जाए, चांस तो नहीं, रिस्क तो नहीं ना ले सकते। तो ये चीज़ें हैं, फिर बाकी कोई मसला नहीं, मैं किसी का मैं किसी के सवाल जवाब को तो माइंड नहीं कर रहा। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह इसके ऊपर और है तो बात करें, मैं अब आपका कोई और सवाल है इसके ऊपर है तो मुझे बताएं, मैं आपको जवाब दूँ। नहीं सर, थैंक यू सर। किसी का कोई और सवाल है तो काइंडली बताएं, कोई मसला नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस, इसके ऊपर हो या इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे पूछें, मुझे कोई मसला नहीं है। बाकी मेरी कोई बात से गुस्सा हो रहा है तो आई एम रियली अपोलोजाइज। मेरा किसी को ना तो हमेशा देखो, मैं कोई ख्याली पकाओ बताने की मुझे ना, मैंने आपको अभी भी स्टार्ट में कहा है कि अगर मुझे आपको मोटिवेट ही करना है ना, सिर्फ मोटिवेट के लिए आपको लेक्चर देना है, तो मैं आपको लोगों को ऐसा मोटिवेट करता हूँ, ऐसा मोटिवेट करूंगा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट भी करोगे और बाद में सर भी पकड़ के बैठोगे, क्योंकि उसमें आपका फ्यूचर ही नहीं है। फ्यूचर से मतलब ये है कि क्या फ़ायदा उसमें कि रियलिटी में आपको ना बताऊँ कि बेटा इसमें इतना अप एंड डाउन भी होता है। तो अगर मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ ना कि अगर आप लोगों ने करियर परस्यू करना है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना करियर परस्यू करें, तभी तो मैं आप लोग रोड मैप बता रहा हूँ कि आप लोग ये करें, कोर्स के बाद आप ये करें, देन आप मूव ऑन करें अपने सीएच के ऊपर। दैट छलांग ना मारें सीएसएसपी की तरफ, कोई कह दे कि हम सीएसएसपी की तैयारी करवा रहे हैं, उस तरफ कभी ना जाओ। मैंने अपने सेशन के अंदर भी हमेशा कहा है, मैं वैसे भी कह रहा हूँ आप लोग, कभी भी छलांग नहीं मारनी है आपने कि यार ओएससी की तैयारी कर लूँ, सीएसएसपी की तैयारी कर लूँ या अब सीजन की तैयारी कर लूँ, ये कर लूँ या वो सर्टिफिकेशन कर लूँ, कभी छलांग नहीं मारनी। साइबर सिक्योरिटी के अंदर रोड मैप बहुत ज़रूरी है। विदाउट रोड मैप, विदाउट योर एजुकेशन डिग्री, एक्चुअल एजुकेशन डिग्री जिसमें आप सीएस कर रहे हो, आईटी कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसी का कैरियर परस्यू हो सकता है। इसके अलावा जिसकी कंप्यूटर से हट के फील्ड है वो सीएचपी कर लेना, तो उसका कैरियर परस्यू इसके अंदर नहीं हो सकता। जी पूछें, जिसका भी कोई क्वेश्चन है पूछें, वकास साहब पूछें आप। जी सर पूछें, आप क्वेश्चन पूछें। अच्छा वकास साहब, ऐसा मैं लाइव सेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं देता, लाइव सेशन में किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं देता। हाँ, लेक्चर्स जो है वो फिजिकल दे रहा होता हूँ। इसके अलावा मैं कभी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ अभी मूव ऑन नहीं हुआ इंशाल्लाह। आफ्टर रमज़ान ऑनलाइन सेशन तो नहीं, ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, बट अभी के लिए मैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं देता। भाई निम्रा, ऐसा है कि लेक्चर्स अगर आप डाउनलोड करने अपनी जिम्मेवारी पर करें। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन मैंने सुन लिया आपका क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन। हेलो जी बोले। जी बोले, जिसका क्वेश्चन था, मैं उसका क्वेश्चन, एक लड़की है जिनका नाम है निम्रा, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि हम लेक्चर्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेक्चर कैसे डाउनलोड करने, अगर करने हैं तो कर लें। वैसे इन्होंने पीएफटीपी ने लेक्चर हमेशा बंद किए हैं, कोई बच्चा डाउनलोड ना कर सके, बट देयर आर सम मेथड जिस वजह से आप लेक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। आप आईडीएम डाउनलोड कर लो, आप कोई एक्सटेंशन अपने साथ लगा लो, तो वो आपस में कर लेना। वैसे लेक्चर डाउनलोड करने की क्या ज़रूरत है,
असेस होती है, जब मर्जी चाहो आप उसको असेस करके यूज कर लो। जी अगर जिसका कोई क्वेश्चन है वो पूछें, कोई और भी पूछ सकता है पूछें। जी किसी का और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ रहे हैं। जी सर मेरा क्वेश्चन था BSCS सिक्योरिटी में क्या फर्क है सर? मैं समझा नहीं आपकी बात, आप क्या कह रही हैं? BSCS साइबर सिक्योरिटी की बात कर रही जी हैं? जी सर आईटी और साइबर सिक्योरिटी का जो BS हो रहा है सर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा मैं आपको बताऊं क्या डिफरेंस है। ये डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो। आपके पास जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में जो है वो राफे यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके अलावा मेरे इल्म में नहीं है कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब वहाँ पर एक्चुअल साइबर सिक्योरिटी पढ़ाई जा रही है। नहीं सर एक्चुअली मिस्टेक हो गई सर। आईटी और क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस, आईटी और कंप्यूटर साइंस में क्या फर्क है? आप अभी क्या कर रही हैं? इंटरमीडिएट कर रही हैं? सर एक्चुअली मैंने क्या कहते हैं इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो सर नेक्स्ट पूछ रहा था मैंने। है कि और BSIT और BSCS में फ़र्क ये है कि आईटी के अंदर आप कंप्लीट चीज़ें कवर कर रहे होते, BSIT के अंदर आप कंप्लीट चीज़ें के बाद आप नेटवर्किंग कवर कर रहे हो, आप कंप्यूटर को कवर कर रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं ना BSCS की, डेडिकेटली आप कंप्यूटर को कवर कर रहे हो, जिसमें आप लैंग्वेजेस होती हैं उसको भी सीख रहे होते हो। तो सबसे अच्छा वैसे यही है कि BSCS किया जाए बजाय BSIT किया जाए, क्योंकि BSIT टारगेट करती है आईटी डिपार्टमेंट के लिए हमेशा। जब हम बात करते हैं BSCS की तो इसमें ये होता है कि बच्चे को लैंग्वेज के बारे में पता होता है, उन्हें कंप्यूटर के ज़्यादा हेलो हाय नो होता है, यानी कि नॉलेज ज़्यादा होता है। वो हार्डवेयर अच्छी तरह जानते हैं बानिस्बत आईटी वालों से। तो इसमें फ़र्क ज़्यादा ख़ास नहीं है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, कुछ चंक्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जिनका ज़्यादा फ़र्क है, बाकी का ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आईटी और ये देख लें कि आईटी में आप आईटी को टारगेट कर रहे हो, नेटवर्किंग वगैरह पढ़ रहे हो। सीएस में आप क्या पढ़ रहे हो? आप कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हो, आप कोडिंग की तरफ जा रहे हो, यानी कि आप पढ़ रहे हो वो क्या कहते हैं उसे, प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होते हो, ये चीज़ें ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, यानी कि उसमें प्रोजेक्ट वगैरह थोड़े से ज़्यादा आ रहे होते हैं कि ये कोड बना लो, C++ का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है वहाँ पर, तो ये ज़्यादा फ़र्क है। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा CH के लिए रिक्वायर्ड बैचलर तो नहीं है, CH जो इसी को, अच्छा मुझे पहले ये बताओ, एक क्वेश्चन किसने पूछा था, चला गया क्वेश्चन ऊपर। अच्छा हाँ, CH कौन से वाला, इसी कौंसल वाला है या ये वाला दूसरा नॉर्मल वाला? मुझे ज़रा बताओ फिर मैं आपको एक्चुअल गाइड कर। इसी कौंसल वाला, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी कौंसल आपको कहता क्या है। ज़रा रुको, 1 मिनट देना मुझे आप लोगों ने। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ, फिर आप लोगों ने पढ़ना मतलब क्या लिखा हुआ है। मैं जो बात करता हूँ फिर शायद मेरी बात को ज़रा जल्दी माने ना, मतलब मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ कि एक्चुअल वेबसाइट आपको इसी कौंसल क्या कह रहा है। और सर एक्चुअली एक और मेरा क्वेश्चन था कि ये आप लोग जो CEH सर्टिफिकेशन करा रहे हैं, सॉरी ट्रेनिंग करा रहे हैं, इसका आप एक हमें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, तो क्या उस सर्टिफिकेट की बेस पे हम किसी इंडस्ट्री किसी भी प्लेटफॉर्म को पेन टेस्ट कर सकते हैं? मतलब उसकी जारी बात है CEH सर्टिफिकेशन अगर हो तो मतलब थोड़ा सा बंदा बच जाता है कि यार ठीक है किया था उसने तो CEH सर्टिफिकेशन थी। अभी आप लोग जो करा रहे हैं बेसिकली ये एक CEH सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है,
मतलब ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है, तो क्या ये इस बेस पे हम किसी को कंटेस्ट कर सकते हैं कि नहीं? देखें, आप किसी भी कंपनी को पिंग नहीं कर सकते विदाउट देयर नॉलेज, विदाउट देयर परमिशन। ये क्योंकि विदाउट परमिशन ही तो आप अगर काम करेंगे तो आपकी जो एक्टिविटी होगी वो इलीगल होगी ना, वो ब्लैक हैट एक्टिविटी हो जाएंगी। अगर आप परमिशन के साथ काम कर रहे हो, पोस्ट के आप उन्हें उनकी फुटप्रिंटिंग कर रहे हो, आप यानी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हो, स्कैनिंग कर रहे हो, तो ठीक है। अगर वो आपको परमिशन देते हैं, उसमें फिर ये होता है कि परमिशन आप कर रहे हो ना प्रॉपर। अगर ऐसी एक्टिविटी करनी है विदाउट, फिर आप बग बाउंटी की तरफ एक्चुअली चले जाते हैं, यानी कि आपको बेसिकली जाना पड़ेगा बग क्राउड के ऊपर, हैकर वन के ऊपर जाके आपको जो है ना बेसिकली करना पड़ेगा, क्या कहते हैं इसे, फिर जाके वहां पर जो प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं उनके ऊपर टैगिंग करना होता है। मेरा क्वेश्चन ये भी है कि बाज़ दफ़ा हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप पर इंटरनेट की स्पीड काफ़ी होती है, मतलब कि 4 MB 5 MB उससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन जो विजुअल बुक्स में हम काली लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर जब भी कोई वेबसाइट या किसी भी टूल को क्लोन करते हैं तो वो उसकी इंटरनेट स्पीड बहुत लो जाती है, उसका क्या मसला है? देखो ऐसा है कि आपकी हार्डवेयर जो ना, आपकी हार्डवेयर तो माइक किस पे चल रहा है, ऑफ कर देना पहले, माइक में से बड़ी आवाजें आ रही हैं। अच्छा, बेसिकली ये जो आपका जो नेटवर्क अडाप्टर है ना, वो आपके हार्डवेयर के अंदर लगा होता है, ऐसा ही है। अब हार्डवेयर के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी विंडो होती है, विंडो 10 होती है, विंडो 11 होती है, बट जो भी विंडो 7 हो। अब विंडो 7 डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही होती है, विंडो 10 डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही होती है, किसके साथ? आपके हार्डवेयर के साथ, ऐसा ही है। वो उसको जो स्पीड मिल रही होती है वही स्पीड होती है जो हार्डवेयर से दे रहा होता है, एक्चुअल स्पीड। अब फिर उसी विंडो के अंदर आप इंस्टॉल करते हो वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। अब वर्चुअल बॉक्स को इंटरनेट कौन दे रहा है? आपकी विंडो दे रही है, ठीक है। अब वर्चुअल बॉक्स को आप इंटरनेट दिया आपकी विंडो ने, अब वर्चुअल बॉक्स के अंदर आपने इंस्टॉल किया, काली लिनक्स इंस्टॉल किया, काली लिनक्स के अंदर आप यहाँ मेटास्प्लोइटेबल इंस्टॉल किया। अब इन दोनों को इंटरनेट कौन दे रहा है? इन दोनों को इंटरनेट दे रहा है आपका वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स को इंटरनेट दे रहा है आपका विंडो, और विंडो को दे रहा है इंटरनेट आपका हार्डवेयर। अब काली लिनक्स की कम्युनिकेशन डायरेक्ट आपके हार्डवेयर के साथ तो नहीं है ना, उसकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसके साथ है? वर्चुअल बॉक्स के साथ, ऐसा ही है। तो जब हम बात करते हैं ना, आप जब इंटरनेट ब्राउज करते हो, जब इंटरनेट आप चला रहे होते हो, तो उसमें फर्क क्यों आपको आ रहा होता है? क्योंकि आपकी जो काली लिनक्स है वो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन नहीं करती, इसलिए आपको स्लो स्पीड देखने को मिलती है। तो ये एक्चुअल डिफरेंट है कि आप आपके और काली लिनक्स के, आपके हार्डवेयर और काली लिनक्स के दरमियान दो यूँ समझे दो क्या कहेंगे उसे हम इजी वर्ड में, कि दो ना दरवाजे हैं, यानी कि उसके बाद जाके आपको इंटरनेट मिल रहा है। तो उसमें फिर क्या है कि वर्चुअल बॉक्स भी इंटरनेट ले रहा है, आपकी विंडो भी इंटरनेट ले रही है, जो बचा कुछ इंटरनेट है वो आपको जाके मिल रहा होता है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। इससे बचने के लिए ना आप इथरनेट कनेक्शन का अगर इस्तेमाल करें ना, वायर का इस्तेमाल करें, तो पॉसिबिलिटी है कि वाईफाई से ज़्यादा आपको डायरेक्टली कम्युनिकेशन इथरनेट के अच्छे से मिलेगी, स्पीड अच्छे से मिलेगी। अच्छा, अब मैं ना ये आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको मेरी? जी सर। हाँ, अब ये इसी कंसोल का है जी CHV11, ठीक है। ये है इसी कंसोल का CHV11, ये ओपन हो रहा है, ब्राउज कर रहा है। इसी कंसोल का CHV11 है, यानी कि सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग जो इनका लेटेस्ट चल रहा है वो है V11, ठीक है। अब V11 के अंदर आपको कहता है कि आपने ये 20 ये है उसकी कोर्स आउटलाइन, ये है जी इनके 20 मॉड्यूल्स, ठीक है। कि अगर आपको इसी काउंसिल का CH एग्जाम करना है तो आप लोगों को ये 20 मॉड्यूल्स आने चाहिए। आपको इंट्रोडक्शन आना चाहिए, आपको फुटप्रिंटिंग करनी आनी चाहिए, आपको नेटवर्क स्कैनिंग आनी चाहिए, आपको इन्यूमरेशन आनी चाहिए, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस आना चाहिए, सिस्टम हैकिंग आनी चाहिए, मालवेयर थ्रेट आना चाहिए, स्निफिंग आना चाहिए। ये कौन है जो इसके ऊपर कर रहा है मैसेज? अच्छा, उसके बाद आपको सोशल इंजीनियरिंग आनी चाहिए, डीडोस अटैक आना चाहिए, सेशन हाईजैकिंग आनी चाहिए, RDS फायरवॉल हनीपोट आना चाहिए, सर्वर हैकिंग आनी चाहिए, वेब हैकिंग आनी चाहिए, ठीक है। SQL इंजेक्शन आनी चाहिए, वायरलेस हैकिंग आनी चाहिए, मोबाइल हैकिंग आनी चाहिए, IoT OT हैकिंग आनी चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग आनी चाहिए।
फिर आपको क्रिप्टोग्राफी आनी चाहिए। ये 20 मॉड्यूल आपको आते होंगे तो CH आप कंप्लीट कर सकोगे। अब ये देखो कि वो कहते क्या है, इसी को से कहता है कि ये देखो इनके टारगेट ऑडियंस कौन सी है, इनकी टारगेट ऑडियंस देखो, सब कुछ लिखा हुआ है, ऑनलाइन अवेलेबल है, थोड़ा सा सर्च करके आपको भी मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पर पढ़ो कि वो क्या लिखा, बल्कि ये इन्होंने लिखा हुआ है कि ये कौन बंदा दे सकता है। मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि नजर आ जाए। ये देखो इन्होंने लिखा एटलीस्ट जो कैंडिडेट है उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके अंदर? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डोमेन के अंदर 2 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस कब आता है? जब आप प्रैक्टिकली काम करते हो किसी इदारे के अंदर, तभी एक्सपीरियंस आता है। तो यहाँ पर ये आप कंप्लीट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? CH का एग्जाम दे सकते हो जिसकी कॉस्ट कितनी है? $1000 है, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, यानी कि आपको नॉन रिफंडेबल फी है, यानी कि एक दफा पे करें तो पैसे वापस नहीं आते, ये वो नॉन रिफंडेबल फी। 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो इसी काउंसिल की CH की आप ट्रेनिंग एक्चुअल उसकी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किसी ने मैट्रिक भी किया उसे भी CH में घुसा दिया, इंटरमीडिएट किया उसे भी CH में घुसा दिया। क्यों घुसा दिया? उसके पास एक्चुअल में नॉलेज ही नहीं है। तो मैं आपको चाहूँ तो अब आप कह रहे हैं ना CH की, मैं क्यों अभी खफा हो रहा हूँ कि CH नहीं आप लोगों ने अभी करना। CH करने से पहले देखो आपको थोड़े नॉलेज तो आ जाए कि एक्चुअल में CH क्या है, थोड़ा नॉलेज तो आपके पास आ जाए। ये ज़्यादा CH की तरफ कौन रोक रहा है आपको? अब नॉलेज कैसे आएगा कि आप लोग पहले ये कोर्स कर लो, ये जो कर रहे हो आप एडवांस, सॉरी बेसिक वाला, यानी बेसिक में यहाँ पर क्या तो कुछ कवर हो रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ बेसिक में यहाँ पर क्या कुछ कवर हो रहा है। कहाँ किया आपने? इसके ऊपर है, बेसिकली मैंने डाउनलोड नहीं किया होगा तो अब क्या फुटप्रिंटिंग आपको आती है, मेटल स्कैनिंग आती है, ठीक है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस आपको आता है। उसके बाद आपको सोशल मैंने टीचर को ना इसके जो पोस्ट कर रहा था ना, कसम से मैंने उसको स्पीचलेस कर दिया। अभी भी लगा हुआ मुझे कहता है, मैंने कहा देखिए मेरा क्वेश्चन है, कहते जी, मैंने कहा एक साइबर सिक्योरिटी एंथुसियास्ट जो है वो कैसे सुन लेते हैं अल्लाह। अच्छा खैर छोड़े, तो आप लोगों ने वल्नरेबिलिटी एनालिसिस पढ़ ली है, सिस्टम हैकिंग आप लोगों नहीं पढ़ रहे अभी, उसके अलावा सीपीयू इंजेक्शन भी नहीं है, वो वाली आप पढ़ रहे हो अभी, क्या कहते कंपनी में कर ही नहीं सकता ना। मैं कहा अच्छा, तो मैं कहा तो सर फिर यूं यार इसको कोई बात ऐसी वैसी करनी है तो म्यूट करके करें, मुझे तो ना सुनाए। अच्छा अब इसके बाद एडवांस के अंदर, ठीक है, एडवांस के अंदर आप लोग क्या पढ़ रहे हो? एडवांस में 16 मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो। 16 मॉड्यूल के अंदर आप क्या कुछ कवर कर जोगे? आप नेटवर्क स्कैनिंग कवर कर जाओगे, इन्फॉर्मेशन कवर कर जाओगे, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कवर कर जाओगे, सिस्टम हैकिंग कवर कर जाओगे, मालवेयर थ्रेट्स कवर कर जाओगे, सोशल इंजीनियरिंग कवर कर जाओगे, उसके बाद सिक्योर इंजेक्शन कवर कर जाओगे आप लोग। अच्छा उसके बाद आप लोग मोबाइल हैकिंग कवर कर जाओगे और क्रिप्टोग्राफी कवर कर जाओगे। पीछे कौन से मॉड्यूल्स आगे? चंद एक चंक्स रह जाएंगे आपके पास, वो आप कब कंप्लीट करोगे? जब आप लोग एक्चुअल में फिजिकल ट्रेनिंग लेने के लिए जाओगे, आप लोग कवर कर जाओगे। तो ये है एक्चुअल में आपके पास CH कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस वगैरह है तो बताएं, अगर नहीं है तो हम इस सेशन को ना एंड करते हैं। अभी सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं? अगर नहीं हुए तो बताएं, नहीं तो हम इस जो सेशन है इसे एंड करते हैं, ठीक है। मालवेयर थ्रेट्स पढ़ना पड़ता है, आप मालवेयर थ्रेट्स पढ़ेंगे तो आपको पेन जाएगा, नहीं आप एडवांस के नहीं खुद ही सीख जाओगे कैसे पेलोड करना है।
आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन करेंगे इनके लेक्चर बुलाए गए हैं तो लेक्चर्स पहले कर लें और आने वाले किसी ओके ओके तो अभी मुझे लेते हैं फिर कभी, ठीक है। वो बात